ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में कौन सी छवि आती है? जरा सोच कर देखिए तो। अपनी आंखें बंद करके याद करने की कोशिश कीजिए कि आपकी जिंदगी का पहला दिलचस्प कहानी आपने किससे सुना था। याद आया? मुझे तो अपनी आंखें बंद करते ही याद आती है मेरी नानी की। जी हाँ, हम में से कई लोगों को घर पे बुजुर्गों के साथ रहने का अवसर मिला होगा और मिल भी रहा होगा। अगर आप उनमें से एक हैं, तो आप सच में बहुत खुशनसीब हैं। पर मेरा बचपन कुछ अलग था। मेरे नाना और नानी कोलकाता में नहीं, बल्कि हमसे मीलों दूर गांव में रहते थे। करीब 4.25 घंटे का सफर तय करके जब उनके पास मैं पहुंचती थी, तो दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुआ करती थी। मैं उनकी बड़ी पोती थी, इसलिए मेरे ऊपर नाना और नानी दोनों का खास ख्याल और प्यार बरसता रहता था। जो 2-3 दिन या हफ्ता भर मैं वहां पे रहती थी, उसमें तरह तरह के लजीज पकवान खाने को मिलते थे मुझे। ढेर सारा मस्ती करती थी मैं, और कहानियों का पिटारा खोलने पर रोज उन दोनों को मजबूर कर देती थी। मेरे नाना और नानी दोनों ही बिजनेस किया करते थे। नाना जी का एक मेंस पार्लर और नानी का एक साड़ी प्रिंट करने का बुटीक था। हमेशा से वो लोग मेहनती थे और बहुत ज्यादा खुददारी भी थी उनमें। नानू ने जब नानी से शादी की, उसके बाद से मेरी नानी एक होम मेकर ही थी। पर मेरे मासी के पैदा होने के बस 3 दिन बाद ही नानू का एक एक्सीडेंट हुआ और उनका एक पैर उन्होंने खो दिया। साथ ही उनका दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया, जिसकी वजह से उनकी सारी जमी हुई पूंजी और खेती बाड़ी का काम सब बिगड़ गया। मेरी माँ तब 3 साल की थी और मासी बस 1 महीने की। जब अपने 2 मासूम बच्चों और लाचार पति की जिम्मेदारी अचानक से मेरी 22 साल की नानी के ऊपर आ गई। वो बहुत अमीर घराने की लड़की हुआ करती थी, पर फिर भी नानू के लिए उन्होंने अपना रिश्ता और पैसा सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने सबके खिलाफ जाकर शादी की थी नानू से। इसी वजह से नानी ने नाना जी के इतने बड़े मुश्किल में भी अपने हाथ उनके सामने नहीं फैलाए। अपने रिश्तेदारों से कभी भी उन्होंने कोई उम्मीद नहीं रखी और ना ही किसी भी तरह की मदद ली उनसे। उनको यकीन था कि भले ही हालात उनके खिलाफ है, पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब किस्मत वापस से उनके लिए नई उम्मीद की किरण लाएगी। सालों बाद सच में जब मैं उनकी पोती बनकर उनसे और आस पड़ोस के लोगों से उन दोनों के संघर्ष के बारे में सुनती थी, तब मुझे बहुत गर्व महसूस होता था कि मैं उनके परिवार की सदस्य हूँ। मेरी माँ और मासी दोनों ग्रेजुएट थी और माँ तो अपने हर क्लास में टॉप करती थी। गरीबी और बेबसी कभी माँ को हरा नहीं पाई। लोग उनका मिसाल दिया करते थे कि वो तीनों औरतें, मेरी नानी, माँ और मासी, उस गांव की शान है। आप सब अब तक सोच रहे होंगे कि मैं
ये सब आपको क्यों बता रही? इन सब में मेरी आज की हॉरर स्टोरी कहाँ गायब हो गई? तो आप सबको बता दूं, मेरा इतना सब कुछ बताने का एक खास वजह है, और वो ये है कि आज जो कहानी मैं आप सबसे बांटना चाहूंगी, वो कहानी मेरी नानी ने खुद बचपन से मुझे कई बार सुनाई है। मेरी नानी की बातों पे यकीन न करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, वो तो आप सब अब तक समझ चुके होंगे। झूठ बोलना उनके फितरत में ही नहीं थी, और मेरी माँ, जिनको भूतों के अस्तित्व पे रत्ती भर यकीन नहीं, वो खुद मुझे उस रात नानी के चेहरे पे जो दहशत दिखी थी, उनको बयां करते हुए सहम जाती है। नानी से कई बार राजा रानी परियों की कहानी सुनती रहती थी मैं, लेकिन एक रात जब बिजली चली गई और बाहर तेज बारिश चल रही थी, तब मैंने नानी से बहुत जिद की कि मुझे एक डरावनी कहानी सुननी है उनसे। पहले तो उनको लगा कि एक 7 साल की बच्ची को ये सब बताना ठीक नहीं, और उन्होंने मेरी काफी दिल बहलाने की कोशिश की, पर आखिर में थक हार कर उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरते हुए कहा, तुम डरोगी तो नहीं? मैंने फौरन सर हिलाकर ना कहा उनको। इस पर नानी मुस्कुराते हुए बोली, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि कहानी बिल्कुल सच है, तब भी नहीं? मैं इस बार थोड़ा उतावली होकर बोली, उफ नानी, आप भी ना, आपको क्या लगता है मैं डरपोक हूँ? आप तो जानते हो मैं कितने सारे भूतों की किताबें पढ़ती हूँ, फिर भी ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे? आप बताओ भी वो कहानी। बिस्तर पे मेरे बगल में लेटे हुए बारिश के बूंदों की आवाज सुनते सुनते नानी ने इसके बाद अपनी कहानी बोलनी शुरू की। तब आजादी के कुछ साल बाद की बात होगी। मैं इस गांव में नई नई शादी के बाद सबसे परिचय करने लगी थी। ज्यादा घर नहीं हुआ करता था तब आजकल के जैसा, बस कुछ जमींदारों का आलीशान बंगला और बाकी कुछ गांव वालों का। उन्हीं में से एक थे तुम्हारी माँ की सहेली किया दत्ता का परिवार। गांव के मुखिया थे किया के दादाजी, और उनकी पत्नी किया की दादी, वो भी मुखिया जी की पत्नी होने पर काफी सम्मानित थी यहाँ पर। मैं उनको मासी माँ यानी कि मौसी जी कहकर बुलाती थी। वो भी मुझसे काफी स्नेह करती थी। वक्त बीतता गया और फिर तुम्हारे नाना जी के साथ वही भयानक हादसा हुआ। तब इन्हीं बड़े बुजुर्गों ने माँ बाप की तरह मुझे संभाला। तुम्हारे माँ और मासी को इतने छोटे उम्र में अकेला छोड़कर मुझे काम की तलाश में दिन भर इधर उधर भटकना पड़ता था। तभी से मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया, और जब कुछ सालों बाद जमीन खरीद ली, ये घर बनाया, तब मैंने गाय भी खरीदी ताकि उससे अपना एक नया शुरुआत कर सकूं। सुबह के 4 बजे दूध से भरा हुआ घड़ा और कैन लेकर मैं लोगों के घर मीलों दूर जा जाकर पहुंचाया करती थी। कई बार मुझे घर पे आना जाना पड़ता था और फिर से एक और कैन और घड़ा लेकर कहीं और पहुंचाना पड़ता था। कई बार मुझे अकेले आखिरी ट्रेन नहीं मिलने पर रेलवे ट्रैक पे चलते हुए आधी रात पे घर तक
पैदल चल के पहुंचना पड़ता था। मेरी बेटियां मेरे इंतजार में रास्ते की तरफ आंखें बिछाए बैठी रहती थी। ऐसे ही एक बरसात की रात में मैंने अपना हिसाब किताब ठीक से एक दुकान पे समझते हुए ज़्यादा वक्त लगा दिया। तब करीब रात के 2:30 बजे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरे साथ मेरे घर में दुकान से मिले हुए पैसे थे। अगले दिन उनसे मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीस देने वाली थी और पति के लिए दवाइयाँ भी लेने वाली थी। अकेले यूं सुनसान रास्ते से आधी रात को करीब 25 मिनट का रास्ता तय करना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था। बारिश अब उतना तेज नहीं था, इसलिए मैं कोशिश कर रही थी जल्द से जल्द चलने की। पर तब गांव का सड़क इतना अच्छा नहीं था। चारों तरफ बारिश की वजह से गीली मिट्टी और कीचड़ फैले हुए थे। ज़्यादा तेज चलने की कोशिश में मैं बार बार फिसल रही थी, इसलिए मैंने धीमे धीमे चलना शुरू किया। 25 मिनट का रास्ता मानो 40 मिनट तक चलने पर ही खत्म होते उस रात। यूं ही सब ख्यालों के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे अचानक मेरे सामने जैसे कोई लंबी सी परछाई दिखी। करीब मुझसे 10 से 12 कदम आगे कोई मेरे सामने चल रहा था। ये देखते ही मेरे अंदर अचानक से हिम्मत पैदा हो गई। मैंने अंधेरे में उनको देखने की कोशिश की। मन में एक उम्मीद सी थी कि हो सकता है कि मेरे सामने चलने वाला इंसान मेरे पहचान का हो और बाकी का रास्ता मैं उन्हीं के साथ चल पाऊं। कुछ देर में बिजली कड़कने पर उसकी रोशनी में मैंने देखा कि अरे ये तो सच में कमाल हो गया। मेरे सामने जो चले जा रहे थे, अगर मेरा अंदाजा गलत ना हो तो उनके कद काठी से वो बिल्कुल माशिमा लग रही थी, मतलब तुम्हारी किया आंटी की दादी। मेरे जान में जान आई। मैं उनको आवाज लगाने लगी, माशिमा रुक जाइए जरा, माशिमा मैं भी आपके साथ आती हूँ, अकेले बहुत देर से जा रही। अरे रुकिए जरा माशिमा, मैं हूँ आपकी अन्नपूर्णा बहू, थोड़ा आहिस्ता चलिए, सुनिए मेरी बात। मैं जितना उन्हें बुलाती उतना ही आगे बढ़े जा रही थी माशिमा। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरी बात उनके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। मैं और तेज चलकर उन तक पहुंचने की कोशिश करने लग गई और साथ ही उनको आवाज लगाती गई। मैंने सोचा कि हो सकता है कि उनको बिजली के कड़कने से मेरी आवाज सुनाई ना दे रही हो और उनकी उम्र भी तो हो चुकी है, इसलिए हो सकता है उनको कम सुनाई देता हो। मैंने एक बार फिर उनको आवाज लगाई, माशिमा रुकिए जरा, मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ, सुनिए ना माशिमा। इस बार शायद मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच गई और इसी वजह से वो उस जगह पे तुरंत रुक गई। सफेद साड़ी पहने हुए, सर पे पल्लू करके खड़ी थी माशिमा, लेकिन पीछे मुड़े बिना ही एक पल रुककर अगले ही पल से वापस चलने लग गई वो। मैं कुछ समझी नहीं, क्या वो मुझे साथ चलने के लिए इशारा की है जो मैंने देखी नहीं। मैं दोबारा उनको पुकारने की कोशिश करने ही वाली थी जब मैंने देखा कि उन्होंने थोड़ा तेज चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो तेजी से आगे बढ़ रही थी, मुझे लग रहा था उनका कद कुछ ऊंचा होता जा रहा, पर अपना वहम मानकर सर झुकाकर मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर में मेरे होश उड़ गए जब मुझे पता चला
कि मैं जिसे अपना वहम मानकर चल रही थी वो दरअसल एक डरावना सच है। बिजली कड़कने पर मैंने उस रोशनी में जो देखा, उस पल मुझे ये पता चला कि मेरे सामने जो चल रही थी वो करीब 12 फुट की लंबी थी, जबकि माशिमा बस 5 फुट से ज्यादा लंबी नहीं थी। मैंने मन ही मन भोले बाबा का नाम जपना शुरू किया। मुझे समझ आ गया कि मेरे सामने जो है वो कोई माशिमा नहीं, एक छलावा है। वो परछाई आगे बढ़ती हुई तेजी से स्कूल बिल्डिंग के कोने में जो कुआं है वहां जाकर रुक गई। उनका सर थोड़ा मेरी तरफ दाएं ओर मुड़ा, पर अंधेरे में वो भयानक शक्ल मुझे नहीं दिखी। एक बार फिर से कुएं की तरफ सर घुमाकर मेरे पलक झपकते ही वो और लंबी होती गई और आखिर में उस कुएं के अंदर की तरफ उनका शरीर झुकाकर अचानक से वो उसमें कूद पड़ी। मेरी आंखों के सामने ये सब होते हुए देख मैं उसी जगह शायद कुछ पलों तक बुद्ध बनकर खड़ी रह गई। मेरे पैर जैसे जमीन पे जम गए हो। फिर मुझे अपने बच्चों का ख्याल आया और मैंने अपने अंदर हिम्मत जुटाए वहां से भागना शुरू किया। तुमको तो पता ही है, स्कूल बिल्डिंग से हमारे घर तक 10 मिनट लगते हैं पहुंचने में, और मैं जिस तरह उस रात घर पे पहुंची कि तुम्हारे माँ और मासी से पूछ लेना। उस रात से मुझे जो तेज बुखार आया वो 3 दिनों बाद जाकर छूटा। थोड़े दिनों बाद मैंने सब बातें आस पड़ोस के लोगों, माशिमा और उनके पति दत्ता मेशो को बताया, और तब जाकर मुझे उस रात के उस परछाई और आत्मा के राज का खुलासा हुआ। माशिमा ने बताया कि लगभग 15-20 साल पहले उस गांव में स्वदेशियों को मारने और पकड़ने के लिए ब्रिटिशर्स आया करते थे। हिंदू और मुस्लिम लोगों का भी आपस में खून खराबी चलती रहती थी। इन्हीं सब के चलते स्कूल बिल्डिंग के सामने पे जो कुआं है वहां पे कई लोग कूदकर आत्महत्या कर लेते थे, क्योंकि या तो उनका परिवार खत्म हो चुका होता था या उनका सारा सामान लूटकर उनके पास मौत के सिवाय कोई चारा नहीं छोड़ा जाता था। उस बुजुर्ग महिला के आत्मा को पहले भी कई लोगों ने आधी रात के बाद यूं ही देखा है, इसलिए कोई भी रात में अकेले घर तक उस रास्ते से कुएं के सामने से नहीं जाता था। या तो वो किसी को साथ में लेकर चलता था या फिर कोई दूसरे रास्ते से घर पहुंचता था। उस दिन के बाद से मैं भी कभी आधी रात को उस रास्ते से आई तो चिल्ला चिल्ला कर गाना गाते हुए वापस आई हूँ। सबकी नींद खराब होती होगी, पर मेरी जान बचाने के लिए मैंने यही रास्ता अपनाया था। तो बताओ, कैसी लगी तुम्हें मेरी सच्ची कहानी? ये थी आज की पैरानॉर्मल कहानी। आई होप पिछले 10 साल से शिवमपुर के हाई स्कूल में मैथ्स टीचर के पोस्ट पे थे। इतने सालों में हर रोज नए नए तरकीबों से बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार पढ़ाकर वो उनके डर को खत्म करने में माहिर थे। स्कूल का हर बच्चा उनको बहुत ज्यादा प्यार और इज्जत दिया करते थे। इस साल पंकज शर्मा 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, पर 2 हफ्तों से उनको एक बात की परेशानी सताए जा रही थी। दरअसल क्लास 10 का टॉपर लड़का अंगद पिछले कुछ दिनों से स्कूल में गैर हाजिर था।
इधर स्कूल का कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहा था कि वो किस वजह से स्कूल नहीं आ रहा है। कई बच्चों और अपने कोलीग से पूछने पर भी जब अंगद का कोई खबर नहीं मिला तो पंकज सर ने उसके घर जाने का निर्णय लिया। स्कूल से वापसी के वक्त एक दिन वो अंगद के घर पहुंच गए, पर वहां जाकर उनको जो पता चला उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अंगद ने दरवाजा खोलकर अचानक से जैसे ही अपने फेवरेट टीचर को देखा वो फूट फूट कर रोने लगा। पंकज सर ने फौरन उसे शांत कराते हुए उसके पीठ पे हाथ थपथपाकर बोला, मुझे तुम्हारे पड़ोसियों से पता चला सब कुछ, पर बेटा तुम्हें कम से कम किसी स्टूडेंट के जरिए ये खबर स्कूल तक पहुंचा देनी चाहिए थी। तुम्हें पता है हम सब बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। कोई भी स्टूडेंट तुम्हारे बारे में कुछ भी सही जानकारी नहीं दे पाया कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। अंगद रोते हुए बोला, सर मैं खुद सदमे में हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कल तक जिन माँ बाप की वजह से मेरी दुनिया बस खुशियों से जगमगाए हुए रहती थी, आज वो दोनों एक ही साथ उस कार एक्सीडेंट की वजह से मुझे अकेले इस दुनिया में छोड़कर कैसे चले गए। मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ, उनके बिना मेरा कोई भी नहीं है। अंगद की और भी बहुत सारी बातें सुनने पर पंकज सर ने उसके बाजुओं को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहा, देखो बेटा, तुम्हारे सामने आगे एक पूरी जिंदगी है। पढ़ाई लिखाई से दूर रहकर तुम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कैसे करोगे? उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर तुम ऐसे ही सबसे दूर खुद को बंद करके रखोगे। मेरी बात सुनो, कल से स्कूल आना शुरू करो, वापस से अपनी हिम्मत को समेटो और कुछ बनकर दिखाओ सबको। तभी तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम्हारे तरफ से एक श्रद्धांजलि मिलेगी। थोड़ी देर बैठे हुए अंगद सोचा कि शायद उसके स्कूल से दूर रहने कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देने से सच में उसके पेरेंट्स की आत्मा को तकलीफ पहुंचती होगी, पर उसके अंदर से अब वो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अंगद ने पंकज सर को धीमी आवाज में कहा, ठीक है सर, आपकी बातों से मैं भी ये समझ पा रहा हूँ कि पढ़ाई से दूर रहना मेरा ये साल बर्बाद कर सकता है। सच में मम्मी पापा को बहुत उम्मीद थी मुझसे। मेरे इस साल के बोर्ड एग्जाम को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मैं उनके खातिर फिर से स्टडीज़ में मन लगाऊंगा और पूरी लगन से उनका नाम रोशन करने की कोशिश करूंगा। पर सर, आप मुझे स्कूल जाने के लिए मत कहिए। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सबके सवालों का अभी सामना कर सकूं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इतना कहकर अंगद शांत हो गया और पंकज सर ने जवाब में कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे वही करो, पर इस साल अकेले। इस तरह मैं तुम्हें बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करने नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए अकेले ये मुश्किल साबित हो सकती है। कहीं कोई सवाल आए तो तुम किसी टीचर या अपने दोस्तों की मदद भी नहीं ले पाओगे। इसलिए अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो कल से मैं तुम्हें रोज रात को पढ़ाने यही तुम्हारे घर पे आया करूंगा। इससे तुम्हारे लिए भी कोई परेशानी नहीं होगी
और मुझे भी तसल्ली रहेगी। अंगद सर का प्रस्ताव सुनकर पहली बार खुशी से चहकते हुए बोला, सच में सर, आप सिर्फ मुझे पढ़ाने के लिए इतनी तकलीफ उठाओगे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, आप कभी भी आ जाया कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। पंकज सर मुस्कुराते हुए बोले, तुम बच्चे ही मेरी पूंजी हो। मैं भी शान से कहना चाहता हूँ सबको कि तुम मेरे स्कूल के होनहार स्टूडेंट्स में से हो, जो किसी भी परिस्थिति में टूटा नहीं। अगले दिन से हर रोज स्कूल आवर्स के बाद पंकज शर्मा अंगद के घर पहुंच जाते थे। काफी देर रात तक वो अंगद को शिद्दत से पढ़ाया करते थे। उनके लिए मानो अंगद की पढ़ाई एक जुनून में तब्दील हो चुकी थी। उधर अंगद के पड़ोसी मिस्टर खुराना बहुत ज्यादा परेशान होकर एक दिन अंगद के घर के दरवाजे तक पहुंच गए। डोरबेल 3 से 4 बार बजाने पर अंगद जब दरवाजा खोलता है तो मिस्टर खुराना मानो चिल्लाते हुए गुस्से में बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? कितनी बार कहा है तुमसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा लो, पर नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदारों को भी कहा था, ऐसे हालत में तुमको या तो अपने साथ लेकर जाए या खुद कुछ महीनों के लिए यहाँ तुम्हारे साथ रह जाए, पर किसी को कोई चिंता ही नहीं। अंगद अपनी आंखों में सवाल लिए बुत बनकर खड़ा रह गया। उसके समझ से बाहर था कि आखिर खुराना अंकल किस बात से उसे इतना सुना रहे। वो खुद कुछ बोलता इससे पहले ही अंकल बोले, देखो बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। निखिल के बेटे ही नहीं, तुम मेरे भी बेटे जैसे ही हो। पर अब तुम्हें यह सच्चाई मान लेनी चाहिए कि अब तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। तुम जितनी जल्दी इस सच्चाई को अपना लोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर साबित होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अपना दिमाग इस तरह किसी भी अजीब ख्यालों में गुजारो और आगे जाकर तुम्हारा दिमागी संतुलन खो बैठो। इसलिए तुम्हें समझाने आया हूँ। वक्त रहते समझ जाओ और सुनो, कभी कोई भी तकलीफ या परेशानी हो तो अपने आप को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी आंटी भी। गौरव मेरा बेटा भी तुम्हारे बड़े भाई ही है। उसको भी अपने दिल की बातें तुम बेझिझक बता सकते हो। अंगद ने आखिरकार मिस्टर खुराना को पूछ ही लिया, अंकल, आखिर आप ये सब कुछ मुझे क्यों कह रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हो? ऐसा मैंने किया क्या है जो आप मुझसे इतना नाराज हो? इस बात पे मिस्टर खुराना और ज्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगे, ये सवाल तो मुझसे पूछ रहे, जबकि अब तक तुम्हें खुद ही समझ जाना चाहिए था। खैर छोड़ो। देखो बेटा, ये जो तुम रात रात भर अपने माँ बाप के साथ जोर जोर से बातें करते रहते हो तो बिल्कुल ठीक नहीं। तुम इस बात को क्यों नहीं मान पा रहे कि अब वो हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं? तुम चाहो भी तो इस घर में उनका अस्तित्व अब नहीं है। मेरी मानो, धीरे धीरे अपने आप को संभाल लो बेटा, संभाल लो। आखिरी बातें कहकर अंगद के सर पे हाथ फेरकर मिस्टर खुराना अपने घर की तरफ जाने लगे। उनको देखते हुए अंगद उनकी कही हुई बातें मन ही मन दोहराकर भी कुछ समझ नहीं पाया। इसके बाद कुछ दिन गुजरने पर अंगद के एग्जाम्स डेट भी पास आ गए। पंकज सर उसके घर पे और ज्यादा वक्त गुजारने लगे। अंगद के दिल में उनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी। उसे पता था कि शायद कोई भी टीचर इतने प्यार और मेहनत से उसे नहीं पढ़ाते जितना बिना कोई स्वार्थ और पैसे के पंकज सर उसे पढ़ा रहे। पंकज सर ने शादी नहीं की थी, वो बे औलाद थे। स्कूल के बच्चों में ही उनकी जान बसती थी। पूरा दिन स्कूल में पढ़ाकर वो हर रोज एक स्लम एरिया में गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे।
उनके लिए वो भगवान का दूसरा रूप है। ये सब अंगद और उसके सारे दोस्तों के साथ साथ स्कूल के बाकी सबको पता है, पर शायद हर बार की तरह उन्होंने इस बार भी अपना किस्सा उनको सुनाया नहीं होगा। शायद स्कूल में किसी को पता भी नहीं हुआ होगा कि अंगद की पूरी जिम्मेदारी पंकज सर ने अपने ऊपर ले ली है। स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने की बात भी एक दिन स्कूल के पियोन अंकल से पता चली थी, वरना सर इन बातों को किसी तक पहुंचाना पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही है पंकज सर। अंगद जब इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था, तब अचानक से पंकज सर ने कहा, अरे ये क्या, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। मैंने खास तुम्हारे लिए ही लाया था ये समोसा, तुम्हें बहुत पसंद है ना। खा लो जल्दी से, वरना ये ठंडी हो जाएगी। उसके बाद लिटरेचर भी पढ़ाना है। कहीं ऐसा ना हो कि साइंस में तुम्हारे अव्वल नंबर आए और लिटरेचर ने उन सबको डुबो दिया एक साथ। इतना कहकर खिलखिलाकर हंस पड़े पंकज सर। अंगद भी हंसता हुआ प्लेट से समोसा उठाते हुए बोला, सर आप नहीं होते तो मेरे लिए आज ये सब बिल्कुल नामुमकिन था। ना मैं पढ़ाई में मन लगा पाता और ना ही मेरे अंदर फिर से जीने की उम्मीद जग पाती। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसे टीचर का स्टूडेंट बनने का मौका मिला। आप देखना, मैं इस बार इतना अच्छा मार्क्स स्कोर करूँगा कि आपको मुझ पर गर्व महसूस होगा। मैं आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा सर, आई प्रॉमिस। पंकज सर ने बुलंद आवाज में कहा, मुझे तुम पर अभी भी नाज है, क्योंकि इतनी सी उम्र में इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी तुमने बस मेरे कहने पर अपने आप को पूरे तरीके से निछावर करके पढ़ाई में मन लगाया। बाकी रही मार्क्स की बात, तो वो तो आती जाती रहती है। जिंदगी का पाठ जो पढ़ जाए वो वैसे ही सिकंदर है, जो कि तुम मेरी नजरों में बन ही चुके हो। अंगद का वैसे ही कोई भी दोस्त नहीं था। बचपन से ही वो काफी चुपचाप रहा करता था, इसलिए स्कूल में उसके क्लासमेट्स जब उसे कई महीनों बाद एग्जाम हॉल में मिले तो कुछ ज्यादा बातचीत नहीं हुई उनकी अंगद से। बस प्रतीक जो अंगद के नेक्स्ट पे क्लास में बैठा करता था, उसने आगे से आकर उसका हालचाल पूछा। पर प्रतीक खुद हैरान हो गया जब उसने अंगद से बात की, क्योंकि इस अंगद को पहचानना उसके लिए आसान नहीं था। अंगद, तू काफी बदल गया है यार। मुझे लगा था तू बहुत ज्यादा परेशान होगा और मायूस भी रहेगा, पर मैं तो बहुत गलत साबित हो गया दोस्त। तू मुझे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और मेंटली स्ट्रांग दिख रहा। अच्छा लगा ये देखकर कि तूने फिर से अपने आप को संवार लिया। ये सब कमाल सर की वजह से है। उन्होंने ही मुझे खत्म होने से बचा लिया दोस्त। बताऊंगा तुझे कभी फुर्सत में कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है। इतना सुनकर प्रतीक पूछने ही वाला था कि कौन से टीचर की बात कर रहा है अंगद, लेकिन उसी वक्त वार्निंग बेल बजने पर उनकी बातें अधूरी रह गई। आज एग्जाम रिजल्ट का दिन है, जब अंगद खुद पंकज सर के लिए परेशान है। पिछले कुछ हफ्तों से सर अब रोज नहीं आते अंगद के पास। उनका कहना था कि अब अंगद को खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। वक्त आ गया है कि अपने सही बुरे का फैसला वो अब से खुद से ही करना सीख जाए। हमेशा जिंदगी में कोई भी साथ नहीं रहता। पंकज सर भी खुद पल दो पल के मेहमान हैं, ऐसा कहा था उन्होंने। ये बातें सुनकर अंगद थोड़ा मायूस हुआ करता था, पर सर की बातों पे गौर करना वो अपना फर्ज मानता था। उसे पता था कि पंकज सर उसका कभी भी बुरा नहीं चाहते। इन्हीं सब बातों पे गौर करते हुए आज अकेले ही अपना रिजल्ट जानने के लिए बैठा था अंगद। बस 3 मिनट लगेंगे शायद, और फिर
उसे पता चल जाएगा अपना रिजल्ट। लेकिन जब उसने स्क्रीन पे अपना स्कोर और रैंक देखा तो अपने पलके झपकाना भी मानो भूल गया। कब तक वो यूं ही बैठा रहा शायद उसे खुद पता नहीं था कि तभी उसके घर का डोरबेल बजता है। दरवाजे पे मिस्टर खुराना खड़े थे और उनके साथ कुछ लोग, और जिनको देख अंगद के आंखों से खुशियों के आंसू आने लगे। सच में मुझे यकीन था कि जब सर ने कहा है तो मैं जरूर अपने आप को दुनिया के आगे साबित कर सकता हूँ, पर मुझे पूरे बोर्ड में टॉप रैंक मिलेगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं अपने पूरे सक्सेस का क्रेडिट मेरे स्कूल के मैथ्स टीचर पंकज सर को दूंगा, जिन्होंने इन 4 महीनों में बोर्ड एग्जाम से पहले हर रोज मुझे शिद्दत से पढ़ाया है। कभी भी शाम हो या आधी रात उन्होंने एक भी पल मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं हार जाऊंगा। अंगद की बातें खत्म होने से पहले ही प्रिंसिपल सर ने रिपोर्टर्स को इंटरव्यू पोज करने का इशारा किया और फिर अंगद की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या बोले जा रहे हैं अंगद? कौन से सर की बात कर रहे हैं? अंगद हैरानी भरी निगाहों से देखता हुआ बोला, प्रिंसिपल सर, मैं पंकज सर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ही तो मेरे लिए इतना कुछ किया है। अंगद माय चाइल्ड, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। पंकज सर आज से 4 महीने पहले हार्ट अटैक होने से गुजर गए हैं। शायद उससे कुछ दिन पहले ही तुमने भी स्कूल में आना बंद कर दिया था। तुम्हें लेकर बहुत परेशान थे वो, कहते थे तुमसे पर्सनली आकर मिलेंगे, पर ऐसा ना हो सका। अंगद ये सब सुनकर दंग रह गया। प्रिंसिपल सर की बातें मानो अब उसे सुनाई नहीं दे रही थी। बस वो सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे तभी याद आने लगा कि खुराना अंकल ने उसे उस दिन कहा तो था कि अपने मरे हुए माँ बाप से बात करना छोड़ दे। तब क्या उन्होंने उसके और पंकज सर की बातचीत करने को गलत समझकर कहा था? अंगद समझ गया कि क्यों सर कभी भी खुराना अंकल से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। अंगद को आखिर में पंकज सर की कही हुई आखिरी बातें याद आई। मैं भी पल दो पल का मेहमान हूँ बेटा। तुम्हें इस जिंदगी का जंग अकेले ही लड़कर उसे जीतना भी होगा। ये थी। तो सबसे पहले हम लोग अहमद स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट आज की। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द स्टोरीज, ओके? तो व्यूअर्स, मेरी पहली स्टोरी आज की यह है, जैसा कि आप समझते हैं और जानते भी हैं इस बात को, कि कराची शुरू से पाकिस्तान का एक हब रहा है और कराची से हमारे जो कराची है उसमें आसपास के गांव से, लाहौर से, इस्लामाबाद से हमारे भाई जो होते हैं वो रोज़गार के सिलसिले में आते हैं और इस बाइज़्ज़त रोज़गार इधर उनको मुहैया होता है और अल्लाह की ज़ात है रिज़्क़ देने वाली। हम और आप इसमें कोई किरदार अदा नहीं करते। खैर, ये एक कहानी है कि नौजवान की, ऐसे नौजवान की जो रावलपिंडी से आया कराची रोज़गार के सिलसिले में। उसका नाम था सुहेल। वो भी मुश्किल से 16-17 साल का एक नौजवान था। उसको कुछ इतना अंदाज़ा नहीं था कि कराची के लोग कैसे होंगे, कराची कैसा होगा। तारीख थी ये 1990 और महीना वगैरह कोई उस स्टोरी में मेंशन नहीं किया गया जहाँ मैंने ये पढ़ी थी। खैर, वो ये बताता है कि जब मैं कराची आया तो सबसे पहले तो रिहाइश का मुझे बहुत मसला था कि मैं रहूँगा किधर, और दूसरी बात ये थी कि कमाऊँगा क्या, खाऊँगा क्या। कह रहे खैर अल्लाह ने बड़ा साथ दिया, रिहाइश भी मिल गई एक जगह, और कमाई के लिए जब रिहाइश मिली मुझे तो मैं फिर उधर अपना सामान वामान रख के रोज़ाना इधर उधर ऑफिसों में, फैक्ट्रियों में जाता था। तो इन शॉर्ट ये हुआ कि उसको किलर की नौकरी भी एक जगह मिल गई। सब सेट जा रहा था, सब जा रहा था। अच्छा, अब जहाँ उसे रिहाइश मिली क्लर्क की, राइट? या क्लर्क की, तो क्लर्क की जब उसको नौकरी मिल गई तो सब सेट जा रहा था। हाँ, जहाँ उसको रिहाइश मिली उससे अजीब सी चीज़ ये लगी कि जो सहन था उनके घर में, उधर बिल्लियाँ बैठी रहती थी 6-7, स्पेशली मगरिब के बाद वो बहुत आती थी। और उसमें से एक काले कलर की बिल्ली थी जो सुहेल कहता था मुझे ऐसे घूरती रहती थी कि कुछ समझ में नहीं आता था। कभी मोहब्बत से घूरती थी और कभी जब मैं नापाक हालत में होता था या पसीने की हालत में होता था तो ऐसा घूरती थी कि मुझे वो खा जाएगी।
कह रहे कुछ समझ में नहीं आता था, मैं कहता था चलो जानवर है यार, लेट इट गो। खैर कह रहे ऐसी वक्त गुजरता रहा, सामने था कब्रिस्तान घर के, कराची के इलाके का उसने जिक्र नहीं किया कि लोग कहीं जाए आए जाए ना, तो कुछ प्राइवेट भी होता है, कह लगा खैर मैं इलाके का जिक्र नहीं करना चाहता। कह रहे सामने कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान के उस तरफ था पार्क, ये था कह रहे जो इस इलाके में मैं कराची के अपने इब्तदाई दिन मैंने गुजारे। कह रहे 2 ओल्ड एज, एक उनके हस्बैंड वाइफ रहते थे, फिर वही घर में रहते थे। तो कह रहे वो एक ही बात से मुझ पर बस रोब झाड़ते थे या तंग करते थे कि बेटा जल्दी आ जाया करो, रात को कोई डाकू वाकू आ गया तो मसला हो जाएगा तुम्हारे पीछे। और मुझे खाना भी देते थे, मैं किराया कभी ना भी दूं तो कहते थे कोई मसला नहीं है। हालांकि हर दौर महंगा रहा है, हर दौर में बंदे को पैसे की जरूरत होती है। कह रहा बाज ऐसा होता था मैं 2 महीने तक किराया नहीं देता था, वो 2 महीने तक मुझे कुछ नहीं कहते थे। एक रात कह रहे मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिससे मुझे ये फील होना शुरू हो गया कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। कह रहे एक रात जब मैं अपने कमरे से नीचे गया सहन में, तो उधर एक दावत का एहतमाम हुआ तो मैंने ये सोचा कि या अल्लाह, ना कोई बर्तन खिसकाने की आवाज आई, ना कोई शोर की आवाज आई, इतनी बड़ी दावत हो रही है और अहले मोहल्ला में से भी कोई नहीं है, ये लोग कौन आए हैं? तो मैंने उन अंकल आंटी से जब पूछा तो उन्होंने बोला ये हमारे दोस्त अहबाब हैं, तुम आओ खाओ पियो कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, ये सुहेल है, कहने को किराएदार है लेकिन मेरे बच्चों जैसा है। उसने खाना पीना किया, ऊपर चला गया सोने। कह रहे सारी रात वो खाना खा के मुझे नींद नहीं आई और मैं यही सोचता रहा कि हमारे घर में जब एक छोटा सा भी फंक्शन होता है कि 2-4 दोस्त आते हैं तो आवाज आती है, कोई एहतमाम होता है। कह रहे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, फिर पता ही नहीं क्या बात हुई। खैर कहने का दिन बीतते गए, साल बीतते गए और कह रहे मैं हो गया तेरे से मैं 22 साल का। ठीक है, अब अपनी वालदा को मैं गाँव पैसे भी भेजता था, वालदा कहती थी मुझे कराची बुला लो, कहता था मेरे पास तो खुद एक कमरा है, मैं आपको कहाँ से बुला लूँ। फिर एक मोड़ उसकी जिंदगी में ये आया कि उसकी जिंदगी में एक लड़की आई। अच्छा, जैसे वो पहले जिक्र कर चुका था कि मेरे घर के सामने कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान के सामने पार्क था। अरे जैसे ही मैं अपने ऑफिस से बाहर निकलता था उस पार्क की तरफ घर आने के लिए, तो उस पार्क में वो लड़की मौजूद होती थी। पहले तो हम दोनों ने एक दूसरे को देखते रहे, फिर बाद भी हुई, कब वो बातें मोहब्बत में बदल गई पता नहीं चला। 22 साल का नौजवान था, वो भी अकेला। खैर फिर कहने लगा कि मैं उस लड़की से कहता था भाई कहीं और मिल लो, मुझे कब्रिस्तान से होते हुए घर जाना पड़ता है। और जैसे ही वो हमारे अंकल ने किराएदार ने मुझसे कहा हुआ है कि इट्स गेटिंग टू लेट, बहुत देर हो जाती है, तुम जल्दी आया करो। कह रहे वो समझती नहीं थी, नहीं मुझे तो इसी जगह मिलना है, मेरी अकेडमी करीब में। वो वाकई में उधर एक अकेडमी थी भी, वो मैं जान नहीं पाया इन सब चीज़ों को। जैसी आगे बात बढ़ी उसने कहा मुझसे शादी कर लो, लेकिन शादी से पहले मैं तुम्हें कोई ज़रूर बताऊंगी। जब भी वो कहती थी मैं ज़रूर बताऊंगी, या तो टाइम ऊपर हो जाता था या मुझे घर जाने की जल्दी होती थी, क्योंकि अंकल और आंटी का सिर्फ एक ही प्रेशर होता था कि बेटा घर जल्दी आया करो। खैर एक दिन उसने मुझे ये बता ही दिया, टाइम हो चुका था रात के 8 बजे, कि तुम्हारे सहन में जो दरख्त है, वो जो काली बिल्ली तुम्हें घूरती है, वो मैं ही हूँ। ठीक है, कह रहे ये देख के तुम सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कोई मुझसे मजाक कैसे कर सकता है। उसी को पता होगा ना कि काली बिल्ली मुझे घूरती है, मैंने तो कभी किसी को बताया ही नहीं, और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। काली बिल्ली वही हूँ जो मैं तुम्हें घूरती हूँ। हम दरअसल एक जिन्नात के कबीले से ताल्लुक रखते हैं और हम जो हैं वो उस पेड़ पे सदियों से रह रहे हैं जो पेड़ तुम्हारे सहन में मौजूद है। ये सुन के कह रहे हैं मेरे पैरों तले से एकदम जमीन निकल गई। बस जैसी तैसी मैं उधर से भागा हूँ और कब्रिस्तान में आया हूँ। तो कब्रिस्तान से कब्र से टकरा के मैं नीचे गिरा कुतबे से, तो उस कब्र पे उन्हीं अंकल और आंटी का नाम लिखा हुआ था जिनके घर में मैं कम से कम 5 साल से रह रहा था। ठीक है, फिर वो कहने लगा, मैंने करीबी गोरकन से पूछा ये क्या है, तो कहने लगा इनके इंतकाल को 7 साल हो चुके हैं। आधी रात को डाकुओं ने घर में घुस के इनका वीकेंड से इनको कत्ल कर दिया था। तो जब उसने ये सुना, कह रहा मैं एकदम पसीने पसीने हो गया। मैंने कहा या अल्लाह, मैं इतने अरसे से 5 साल से रूहों और जिन्नात के बीच में रह रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है और मैं जिंदा कैसे हूँ। कह रहा मैं घर पहुंचा, मैंने अपना सामान बिल्कुल जो आया मेरे हाथ मैंने लिया, उतनी देर में वो अंकल आंटी भी आ गए। मुझे कहने लगे खुदा के वास्ते नहीं जाओ, हमने तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने कहा अब आप हम में नहीं रहे हैं, आप क्या। कह रहे मेरे पास लव नहीं थे, मैं भाग के जल्दी से बाहर निकला हूँ। बेशक कह रहे मैं ऐसा हो गया था कि मैं 103 बुखार में 3 दिन पड़ा रहा। कह रहे फिर मुझे होश आया तो मैंने अपने लिए दूसरा मकान करने की कोशिश करी। मैं गाँव भी गया, वालदा को सब बताया। कह रहे आज जब भी मैं उस इलाके में जाता हूँ तो वो आंटी खिड़की में खड़ी हुई होती है। काफ़ी एक स्ट्रेंज और वाकई में एक डिफरेंट किस्म का वाकया है ये। आपने वैसे कहाँ किस जगह पर आपने पढ़ा था?
अली भाई बेसिकली एक मैगजीन था ये वाकया, उसमें आया था। अच्छा, वो जैसे एक अखबार के अंदर आता था, नाकाबिले फरामोश वाकया, एक अखबार न्यूज़पेपर के अंदर आता था, उर्दू के अंदर पूरी वो स्टोरी होती थी नाकाबिले फरामोश वाकया, जिसके अंदर लोग अपनी अपनी स्टोरीज शेयर करते थे। ये वाकई में ये काफ़ी एक डिफरेंट किस्म का वाकया है। मैंने काफ़ी सारे वाकये सुने, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम लोग ट्विटर के ऊपर भी चाहे काफ़ी सारे लोग हमें स्पेस के अंदर ज्वाइन करते हैं, और उसका नाम ही होता है हॉरर स्टोरीज या जिन स्टोरीज, और काफ़ी सारे लोग अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, अपने रिलेटिव्स की, जानने वालों की स्टोरीज शेयर करते हैं। तो ये वाकई में काफ़ी, क्योंकि कुछ स्टोरीज, अच्छा कुछ वाकयात बोर भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा ही है। बहुत लोग कहते हैं इसमें तो कोई खास हुआ ही नहीं, वही जिन चुड़ैल आ गए, लेकिन बेशक अल्लाह की हर मखलूक है। और अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी डिपेंड करती है अहमद, वो है किस्सा या कहानी सुनाने वाले का तरीका, उसकी आवाज, उसका तरीका, ये बड़ा मैटर करता है। और वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं तो जानता हूँ आपके किस तरीके से आप किस्से और स्टोरीज आप सुनाते हो, और वो चीज जो है ना, वो चीज और ज्यादा ऑडियंस को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है, ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, ये हमारा पहला वाकया हो गया। अब सेकंड वाकया किसका है? सेकेंड वाकया अली भाई एक इंटर पास तालिब इल्म का है, ठीक है। वो बेसिकली एक वेल रिच फैमिली से बिलोंग करता था, तो अक्सर वो पड़ोस में उसके खाला खालू रहते थे। खाला खालू कह रहे हैं हमसे भी ज़्यादा अमीर थे, हमसे भी ज़्यादा कहीं अच्छे थे, लेकिन अल्लाह ने उनको औलाद से नहीं नवाजा था, तो वो हमें ही अपनी औलाद समझते थे। हम भी शायद माँ बाप से कहीं बढ़ के उनसे प्यार करते थे, क्योंकि हमारे माँ बाप का यही हुक्म था कि उनको ज़्यादा इज्जत दो। खैर, क्या लगा एक रात जब मैं इंटर की अपनी प्रिपरेशन कर रहा था एग्ज़ाम की, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर था, और केमिस्ट्री तो आप सब जानते हैं एक बहुत ज़लज़लेनाक सब्जेक्ट रहा है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। खैर, क्या लगा मैं पढ़ के केमिस्ट्री पढ़ के अपना सारी प्रिपरेशन करके सो गया रात को, नमाज वगैरह पढ़ के, क्योंकि एग्ज़ाम के दिनों में सभी मुसलमान हुए हुए होते हैं। खैर, क्या लगा जैसे ही मैं जब सोया तो गधे घोड़े बेच के सब सो गया, बल्कि अब तो बकरीद का सीज़न है तो ऐसा सारे जानवर बेच के सो गया। कहने लगा आधी रात को फ़ोन आया कि जल्दी आ जाओ, हम सब हैदराबाद गए हुए शादी पे, तुम सो रहे थे तो तुम्हें उठाना नहीं वो किया, क्योंकि 2 घंटे का तो रास्ता, तो 5 घंटे की शादी थी, तुम्हारे उठने से पहले हम आ जाते, हमारा एक्सीडेंट हो गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैसे वैसे हैं नहीं, तो तुम्हें बुला रहे कि आ जाओ घर से पैसे लेके उधर पे कर दो। मैं समझ गया कि नहीं, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, और पप्पू के पास क्रेडिट कार्ड होता है, जैसे मैं मेंशन कर सका हूँ, वी आर रिच, वो अमीर थे। पर वो समझ गए कि कुछ तो बात है, रात के 2 बज चुके थे, और ये कोई ज़्यादा पुराना वाकया नहीं है, 2015 का वाकया है। कहने लगा ठीक है, मैं जैसे ही उठा चेंज किया और गाड़ी में जाके बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट करी तो गाड़ी पहले स्टार्ट नहीं हुई, गाड़ी स्टार्ट नहीं, रात थी और कह रहे सर्दियों का मौसम था, मैंने कोई बैटरी वगैरह देखी, सब सही था, दोबारा स्टार्ट करी, हो गई। कह रहे तो जैसे ही मैंने रास्ता शुरू किया तो कराची तो आपको पता है कि आधी रात को भी जाग रहा होता है, कह रहे कराची में तो ऐसा कोई मसला मुझे पेश नहीं आया, मैं 3 बजे तक आराम से निकल गया कराची से बाहर। जैसे ही मैं कराची से बाहर निकला, हाईवे पे पहुंचा, तो मेरे दिमाग में बात आने लगी, यार लोग डराते हैं कि इस वक्त अकेले सफ़र नहीं किया करो और बड़ा मसला हो जाता है, रात आधी रात को, वो भी सर्दियों में। कह रहे हाईवे पे ना होने के बराबर रश था, और जैसी हमारी सिंध सरकार है, शहरों में अच्छा निज़ाम नहीं हो तो फिर भी हाईवे। खैर, कह लगा टूटा फूटा रोड, बिल्कुल कहीं सिंगल रोड, गाड़ियाँ आ रही हैं गाड़ियाँ जा रही हैं, बहुत एक दहशतनाक माहौल था। कह रहे मुझे ज़िंदगी में कभी इतना डर नहीं लगा जितना उस रात को लग रहा था, और मेरी टांगे कपकपा रही थी, टांगे कांप रही थी, मेरी कांपे टांग रही थी। फिर कैसी, कह रहे मैं जाता रहा, एक पोल के नीचे एक इंसान खड़ा हुआ नजर आया। पहले तो मैंने अपना वहम जाना, क्योंकि सर्दियां थी और धुंध भी काफी थी। कह रहे मैं नहीं, कह रहे फिर थोड़ा आगे क्या, ये वहम नहीं है। कह रहे मैंने गाड़ी रोकी, उधर तो कोई इंसान क्या, कह रहे चिड़िया का बच्चा भी नहीं था। कह रहा ये क्या था, कह रहे शायद मेरा वहम होगा। मेरे दिमाग में वही आने लगा कि यार लोग कहते थे कि रात को साए आ जाते हैं, गैबी मखलूक़ात होती हैं, कह रहे करके कह रहे मैं कैरी ऑन हो गया। खैर, जैसे ही मैं आगे गया, पीछे से मुझे अपने मिरर में देखा कि कोई ऐसी चीज़ बैठी हुई है, बाल डाले हुए माथे पे, और उसकी आंखें एकदम लाल हो, आवाज़ें निकाल ली है। अरे एकदम से मैंने ब्रेक लगाया, पीछे देखा तो वो चीज़ एकदम से गायब हो गई। अब मुझे लग गया ये मेरा वहम नहीं है, ये कोई वाकई में मखलूक मेरे पीछे पड़ चुकी है। कह रहे फिर मैं थोड़ी देर और आगे गया, वो मेरे आगे बराबर वाली सीट पे बैठ गई। कह रहे अब तो अच्छा खास इंसान का दम निकल जाता है, क्या फेस टू फेस अब कैसे वहम हो सकता है, अब तो वहम की कोई गुंजाइश ही नहीं बाकी रहती।
कह रहा है जैसे ही उसने मुझे देखा वो ऐसी खौफनाक शक्ल थी, कह रहा है अल्लाह माफ़ करे तो मेरे शुक्र है, कह रहा है मैं नमाजी लड़का हूँ, मेरे ज़ुबान पर आयतल कुर्सी और कुरानी आयात आ गई कि वो मुझे वाकई में अगर कोई कमज़ोर ईमान का लड़का होता तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाता या गाड़ी कहीं ठोक देता जगह पे या गाड़ी उलट देता, एक्सीडेंट हो सकता था। कह रहा है जैसे ही मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और सामने देखा वो फिर गायब हो गई। कह लगा फिर मैंने फुल स्पीड पे गाड़ी चलाना शुरू करी तो वो पीछे ऐसा लगा कि गाड़ी आगे नहीं जा रही है, गाड़ी रुक रुक के चल रही है। तो मैंने पीछे क्या देखा कि उसकी टांगे इतनी वसी थी, इतनी लंबी थी कि वो अपनी टांगे जो थी वो रोड पे लगा रही थी मखलूक, जिसकी वजह से गाड़ी जो है आगे नहीं भाग रही थी। जैसी मैं जोर से आयतल कुर्सी की तिलावत करता वो गायब हो जाती। खैर वफ़े से जब तक हैदराबाद नहीं आया उसकी और मेरी ये सिलसिला जारी रहा और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने असाब पे कंट्रोल किया। और इस वाक़े से मुझे ये सबक मिल गया कि हाँ गैबी मखलूकों का दुनिया में वजूद है। खैर अरे जैसी मैं अपने हैदराबाद की हदूद में पहुंचा, मैंने फ़ोन किया वालिद साहब को, अस्पताल का पता मालूम किया। अस्पताल के करीब जैसे ही पहुंचा तो एक पार्किंग में मुझे खालू मिले। खालू ने कहा तुमसे मिले बगैर मेरा जाने का दिल नहीं चाह रहा था। वो उसने कहा कहाँ जाने का? खैर छोड़ो, गाड़ी में बैठो, गाड़ी लगाओ। कह रहा गाड़ी लगाने में मुझे 10 मिनट लग गए। मैं ऊपर आया तो देखा पीछे से खालू गायब हो गए। मैंने वालिद से पूछा भाई कहाँ आना है, क्या है? तो कह रहा है खालू, वालिद ने मुझे जहाँ बुलाया वो था जहाँ अस्पताल में लाशें रखी जाती हैं। और जैसे ही मैंने उस लाश पे से कब उठा के देखा कफन तो वो मेरे खालू की लाश थी, जिनको मैंने पार्किंग में 5 मिनट पहले देखा। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि बेटा मेरा तुमसे मिलने के बगैर जाने का दिल नहीं चाह रहा। तो मैंने कहा या अल्लाह, इनसे मेरी इतनी मोहब्बत थी कि वाकई में क्या ये मुझसे बगैर मिले नहीं जाना चाह रहे थे? क्या कोई किसी से इतनी भी मोहब्बत कर सकता है? तो यार आज जब भी मैं ये दोनों वाक़यात सोचता हूँ जो मेरे साथ एक ही दिन हुआ है, मेरा वाकई में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं फिर भी पहले वाले वाक़े पे तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शायद अल्लाह ने कोई बेहतरी करी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रात को अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। और दूसरे वाक़े में वो कहता है, शायद मैं सोचता हूँ पहले वाले वाक़े मेरे जहन में चल रहा हो तो मेरे साथ ये हो गया। आज तक मैं अपनी कन्फ्यूजन की हालत में हूँ। ज़बरदस्त यार, इंटरेस्टिंग। अच्छा, इससे मुझे रात को सफ़र करने से एक और वाक़या याद आता है जो कि मैंने भी कहीं सुना था। वो ये था कि सऊदी अरब का ही वाक़या है और उसमें ये था कि एक बंदा गाड़ी के अंदर, वहाँ पे आप तो जानते हो कि हाईवेज जो हैं वो सारे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि एक तो वीरान और साथ से इधर उधर सारे जो है वो रेगिस्तान होता है, उसके बीच से रोड जा रहा है। तो मुझे शहर का नाम नहीं पता, वो जस्ट मैंने यही सुना था। वो एक शहर से दूसरे शहर रात को लेट नाइट अकेले ट्रैवल कर रहा था अपनी गाड़ी के अंदर बंदा, और पाकिस्तानी बंदा था या शायद सऊदी था, आई डोंट नो। तो बहरहाल वो बंदा ट्रैवल कर रहा और उसने देखा कि पीछे जो है ना वो एक मतलब साइड उसमें बैक मिरर के अंदर उसने देखा कि पीछे एक घोड़ा भागता हुआ आ रहा है। तो वो ये चीज़ देख के उसको बड़ा स्ट्रेंज लगा कि मतलब रेगिस्तान में रात के इस टाइम पर घोड़ा कैसे भाग रहा है। घोड़ा तो ऑब्वियसली जानवर तो रात को अक्सर थक के बैठ जाता है, सो जाता है। तो अब उसने देखा, उसने कहा स्ट्रेंज, उसने खैर आगे पीछे कर दी बात, गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा घोड़ा दोबारा से उसको बैक मिरर के अंदर नजर आया। इस टाइम पर उसने देखा कि घोड़ा थोड़ा सा तेज भागता हुआ उसकी गाड़ी की तरफ आ रहा है। अब उसको थोड़ा सा जो है वो चीज स्ट्रेंज लगी कि यार घोड़ा इतना तेज भाग रहा है कि मेरी गाड़ी का पीछा कर रहा है प्रॉपर। गाड़ी का पीछा नहीं, यानी कि कहते ना घोड़ा तेज भागता है, लेकिन इतना तेज भाग रहा है कि गाड़ी के करीब आ रहा है। एग्जैक्टली। तो अब वो जो है उसने देखा कि इतना अच्छा, उसके बाद फिर घोड़ा इतना तेज भागता हुआ आया कि बिल्कुल उसकी गाड़ी के मतलब बैक मिरर में वो देख रहा और आते के साथ ही एकदम से गायब हो गया। उसने गाड़ी एकदम से वही बात है, डर के या परेशान होकर उसने गाड़ी एकदम से साइड पर लगाई तो उसने देखा थोड़ा सा आगे जो है वो एक टक शॉप टाइप की नहीं होती वो बनी हुई थी। तो खैर उसने कहा कि यार स्ट्रेंज बात है कि रोड के स्टैप पर यहाँ पर टक शॉप भी है, तो चलो अच्छा है मैं पानी वानी कुछ ले लेता हूँ। वो परेशान हो गया था बेचारा ही घोड़े वाला सीन देख के। उसके बाद वो गया वहां पर, तो शॉप में कोई भी नहीं था। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि जो शॉपकीपर आता है, ठीक है, उसने चेहरे के ऊपर अपने कोई कपड़ा वगैरह डाला हुआ होता है। तो वो उससे पानी की बोतल लेता है, व्हाटएवर जो भी चीज लेता है, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं आई डोंट नो सही से सुना पा रहा हूँ नहीं सुना पा रहा हूँ। जिसका भी ये वाकया है वो आई डोंट नो, ये नहीं समझे कि मैंने उसके साथ उसके किस्से के साथ ज्यादती कर दी है लेकिन जहां तक मुझे याद है मैं उस हिसाब से सुना रहा हूँ। तो उसके बाद वो जब अपने फेस से जो है वो टॉवल हटाता है तो वो सेम घोड़े वाला फेस होता है जो उसको फॉलो कर रहा था। ये देखते के साथ ही वो बेहोश हो जाता है।
अच्छा, जब वो बेहोश हो जाते तो ऑब्वियसली उसके बाद फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता। नेक्स्ट डे उसकी आंख खुलती है हॉस्पिटल के अंदर, और आसपास जो है उसके पुलिस वाले होते हैं सारे। तो जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो सही होता है, फ्रेश होता है, क्योंकि उसको कुछ हुआ नहीं होता, वो बेसिकली जस्ट बेहोश हो जाता है। वो जब उठता है तो वो पुलिस वाले से पूछता है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आया। तो उन्होंने कहा कि तुम बीच रोड पे गाड़ी खड़ी करके क्या कर रहे थे ऐसा कि तुम बाहर निकल के तुम गाड़ी से बेहोश हो गए? तुम्हारा सब कुछ चेकअप वगैरह किया, तुम तो ठीक हो, तो तुम्हें मतलब कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है कि तुम्हें कोई बीमारी हो, कुछ हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं वहां पर टक शॉप के ऊपर रुका था। तो उन्होंने कहा वहां तो दूर दूर तक जो है वो टक शॉप तो कोई होती नहीं है, हाईवे के ऊपर कहाँ से कोई टक शॉप होगी, वो भी मेन रोड के ऊपर। उन्होंने कहा वहां तो कोई शॉप नहीं थी। अब उसने सोचा होगा ये कि यार मैं अगर इनको बोलूंगा कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है तो ये ना समझेंगे ये ड्रिंक विरिंग करके पागल है या ड्रिंक विरिंग करके गाड़ी वाड़ी चला रहा था। उसने खैर अपना मुंह बंद रखा, बात को रफा दफा किया और वो वहां से निकला। तो ये मुझे एक किस्सा मुझे याद आया। अब ये किस्सा प्रॉपर तरीके से 100% मैं शायद नहीं सुना पाया, क्योंकि कुछ इसके अंदर शायद चीज आगे पीछे होंगी, लेकिन तकरीबन 70-80% किस्सा यही था जो कि मुझे अभी याद आया। यही आपकी रात को ट्रैवलिंग करने वाली बात से मुझे याद आया। अच्छा, नाउ नेक्स्ट टू स्टोरी नंबर 3। अच्छा, जैसे अली भाई ने जिक्र किया कि सऊदी अरेबिया, अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये होता है कि यार सऊदी अरब तो बहुत पाक जगह है, उधर भूत और जिन्नात का कोई तस्वर नहीं होगा। सऊदी अरब बहुत से लोग समझते हैं कि दुनिया से हटके है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जिन्नात का तस्वर हर जगह। ये वाकया भी एक सऊदी अरब में रहने वाले एक वेल रिच पाकिस्तानी का है। उसका अराउंड द वर्ल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार था, पैसे की रेल पेल थी। अक्सर वो ट्रैवल करता रहता था, कभी लंदन जा रहा है, कभी यूके, कभी एनीवेयर एल्स। खैर वो बताने लगा कि एक रात ऐसा हुआ, मैं रियाज में रहता था, तो हम यार दोस्त यूके जा रहे थे, हमारा उधर मीटिंग वगैरह थी। तो कह रहे जैसे ही हम फ्लाइट के लिए निकले वैसे ही 1 घंटा देर हो गई थी पैकिंग वगैरह पे। कोई दोस्त कोई चीज़ें भी लेकर आ रहा होता है, ये दे देना यूके में मेरे रिलेटिव्स को, या वो दे देना। खैर हमने जैसी पैकिंग करी, हमने एयरपोर्ट के लिए निकलना था। और बेसिकली हमारी फ़्लाइट जो थी ना वो रियाद से नहीं थी, वो दमाम से थी। ठीक है, खैर अब दमाम और रियाद में तो बहुत फ़र्क है, अराउंड 3 to 4 आवर्स का। कहने लगा खैर जैसे ही हम बैठे गाड़ी में और निकलने लगे, एक दोस्त को कहने लगा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। 4 दोस्त थे, कह रहे क्या अच्छा नहीं लग रहा, क्या कहना चाह रहे हो? कह रहे यार कुछ होगा। बहुत से लोगों को अल्लाह ने सिक्स सेंस दी हुई होती है कि उनको पता चल रहा होता है कि क्या होने वाला है, एक तुक्का ही होता है। ये इस पर एक मूवी भी है ना, ये मेरे ख्याल से फाइनल डेस्टिनेशन, पूरी एक मूवी है इस चीज के ऊपर पूरी। अच्छा अली भाई और जितने भी हमें सामीन सुन रहे हैं, बहुत से लोग सिक्स सेंस को भी पागल समझते हैं। तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम कोई पीर हो या मुर्शिद हो, अल्लाह माफ करे, तुम हो क्या, फरिश्ते हो क्या? खैर ऐसी बात नहीं, जो अल्लाह देना चाहे। एक मेरा दोस्त था बल्कि कि उसको इतनी उसकी अच्छी सिक्स सेंस थी कि इतना इक्वली बता देता था। जब मैं हमें पूछता था उससे यार तुम्हें कैसे पता, कहता बस पता चल जाता है, दिल में बात आ जाती है, मैं कह देता हूँ। खैर कह लगा वो दोस्त मुझसे यही कहने लगा आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। अरे यार तुम गाड़ी में बैठो बिला वजह में बातें कर रहे हो। खैर कह रहे हम चारों दोस्त गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी फोर्ड गाड़ी थी, एक बेहतरीन रोड, बेहतरीन गाड़ी। कह रहे गाड़ी गोली की स्पीड में चलानी शुरू कर दी। रियाज में एक रोड है ओमान रोड। अरे जैसे हम उधर पहुंचे तो रात के 2:30 बज रहे थे और फुटपाथ पे हाईवे पे रात के 2:30 बजे एक औरत खड़ी हुई, हवाया पहनी हुई। अरे पहले तो मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा है ये कैसे आ गई? रात के 2:30 बज रहे हैं और ये सऊदी अरेबिया है, औरत 10 सन्नाटे में क्या कैसे आ गई? कह रहे मैंने पहले सोचा कोई जिस्म फरोश है शायद। कह रहे मैंने गाड़ी नहीं रोकी, मैं आगे चला गया। कह रहे फिर दूसरे कॉर्नर पे दूसरे कट पे वो औरत फिर खड़ी हुई है। कह रहे मैंने तो एकदम से ब्रेक लगाया और मेरा जो सर है वो स्टीयरिंग पे जाके लग गया कि ये कैसे, वो गाड़ी से पहले इधर कैसे पहुंच गई दूसरे कट पे। कह रहे मैं हाँ गाड़ी बाद में आ रही हो, गाड़ी गोली की स्पीड पे चल रही है, ये कैसे पहुंच गई पहले? कह रहे फिर मुझे यकीन हुआ कोई गैबी मखलूक है। खैर हम सबने पढ़ना वढ़ना शुरू किया और हम चलने लगे। वो दोस्त कह रहा कहा उसने दोबारा कि देखा मैं कह रहा था कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन तुम लोग मान नहीं रहे थे। कह रहे तो क्या करते कि उधर करोड़ों की डील छोड़ देते। खैर कहने लगे हम पहुंचने लगे, जाने लगे। कह रहे फिर वो औरत तीसरे कट पे नजर आई और इस बार उसने आके बोनट पे हाथ रख दिया और यकीन न माने उसका हाथ इतना गर्म था कि गाड़ी में एसी चल रहा था और ऐसा लग रहा था हम तंदूर में बैठे हुए। कह रहे ये क्या हुआ? और जैसे ही हमने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें नहीं थी, वो आग जल रही थी और कुछ बोल नहीं रही। कह रहे उसने हाथ रखा हुआ। कह रहा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। कि हमारा एक दोस्त था बड़ा जिसने वही हमें बताया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो मौलवी था, उसने बोला आयतल कुर्सी लगाओ।
टेप में गाने लगाना छोड़ो, आयतल कुर्सी लगाओ। कह रहे जैसे ही हमने आयतल कुर्सी लगाई उसकी ग्रिप कम होने लगी और हमने गाड़ी दौड़ाई, और गाड़ी ऐसी दौड़ाई कि जब गाड़ी दौड़ाई उसको रेस दी ना तो टायर में से चिंगारियां तक निकली। जब उसने गाड़ी छोड़ी उसकी इतनी ताकत थी कि फोर्ड एक बड़ी हैवी गाड़ी, उसकी चिंगारी निकली कि अगर छोटी गाड़ी होती शायद उधर ही पंचर हो जाती। जैसे ही हम आगे गए तो जाके थोड़ा आगे गए होंगे मुश्किल से 50 किलोमीटर, गाड़ी बंद हो गई। खैर फजर की अजानें हो रही थी उस वक्त, तो हमने गाड़ी साइड पे लगाई और आगे एक लैंड क्रूजर में से एक सऊदी मौलवी उतरा, करीबी मस्जिद थी, तो उसने पूछा क्या हुआ है, बड़े परेशान लग रहे हो तुम लोग, इतने पसीने पसीने, क्या एसी खराब हो गया? उसने कहा नहीं। हमने उसको सारा वाकया सुनाया उसका, देखते हुए भाई मौलवी है, तो उसने कहा हाँ ये बात सच है, इधर अक्सर ओमान रोड पे एक औरत देखी जाती है, वो लोगों को ऐसी तंग करती है। खैर उसने हमारा टायर वायर बदला, हमने उधर मस्जिद में अजान नमाज पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। खैर फिर लंदन तो नहीं जा पाए, वापस घर आ गए, फिर लंदन एक हफ्ते बाद गए थे। सही यार, ये भी बड़ा कोई इंटरेस्टिंग और थ्रिलर टाइप का वाकया है। अच्छा एक और मुझे भी याद आता है, ये वाकया इंटरनेट पर काफ़ी फेमस हुआ था, सऊदी अरब का ही वाकया है और इंटरनेट पे काफ़ी फेमस हुआ था ये वाकया। इसमें ये था कि एक 4 भाई थे बेसिकली, 4 भाई में से 3 शादीशुदा थे, एक जो था वो अनमैरिड था। अच्छा 3 जो शादीशुदा थे वो अपनी लाइफ के अंदर खुश थे, सब कुछ थे। ये एक अनमैरिड था और ये शादी के लिए मना करता था कि मुझे शादी नहीं करनी, इसको नफरत थी शादी से। अच्छा अब हर कोई इसको टोकता बोलता, जो नॉर्मल एक हमारी सोसाइटी में होता है कि किसी की शादी कोई अगर नहीं कर रहा होता है तो उसको समझाते हैं कि यार तुम क्यों शादी नहीं कर रहे हो और फलाना ढिमकाना। खानदान वाले भी बोलते हैं इसको, घर वाले भी बोलते हैं, भाई भी समझाते हैं कि देखो यार हम तीनों मैरिड हैं, अल्लाह का शुक्र है, बीवी बच्चे हैं, अपने घर में खुश है, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे। ये इसको चिढ़ आती थी और ये नफरत हो जाती थी शादी के नाम से, और ये बोलता था मुझे कभी जिंदगी में शादी नहीं करनी और ना मुझे कोई औरत जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि मुझसे शादी करूं। अच्छा एक दिन फिर इसके ये किसी शादी में ही किसी दूसरे जगह के ऊपर शहर में ये जा रहा था अकेले, रात को मतलब गाड़ी ड्राइव कर रहा था ये। अच्छा तो ये बताता है कि जब ये रात को अकेले जा रहा था तो अचानक से इसको जो है वो एक औरत की रास्ते में रोने की आवाज आई। जैसे इसको रोने की आवाज आई इसने गाड़ी थोड़ी सी स्लो की, क्योंकि वही आपकी वाली बात की रात को इस टाइम पर सऊदी अरब जैसी जगह पे एक औरत, पहले तो इतने जंगल टाइप के इलाके में रेगिस्तान में एक औरत होगी कहाँ से, और अगर होगी भी तो वो रो क्यों रही है। एक होता है ना बंदे को एक परेशानी हो जाती है अंदर से, थोड़ा सा बंदा सोचने लग जाता है, देखने लग जाता है आगे पीछे कि क्या मामला है। तो उसको रोने की आवाज है, उसने थोड़ी सी गाड़ी अपनी स्लो की। थोड़ी देर के बाद उसकी गाड़ी थोड़ी सी आगे गई तो उसको एक भेड़िया दिखा, ठीक है। वो देख के बड़ा हैरान हुआ कि भेड़िया यहाँ पर ऐसे। तो उसके बाद फिर वो जैसे ही उसको वो भेड़िया दिखा दोबारा से उस औरत की रोने की उसको आवाज आई, तो वो थोड़ा सा हैरान हुआ। खैर वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी रोक भी नहीं सकता क्योंकि उसको भी डर लग रहा था कि क्या मामलात है क्या मामलात नहीं है। गाड़ी उसने बहुत ज्यादा स्लो की लेकिन रोकी नहीं, गाड़ी वो चला रहा था। थोड़ी देर के बाद उसको दोबारा से वो भेड़िया दिखा और आवाज आने लगी औरत की, मतलब अरबी के अंदर ही होगी, ये तो मैं ऑब्वियसली उर्दू में सुना रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद जो है इसको इंग्लिश में इंग्लिश में ही सुनी थी या उर्दू पे सुनी थी शायद। तो थोड़ी देर के बाद उसको दोबारा से उस औरत की आवाज आती है कि मुझे जाने दो और मुझे छोड़ के नहीं जाओ, और बार बार वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रही, उस भेड़िए के साथ ये आवाज रिपीट हो रही है कि मुझे छोड़ के नहीं जाओ, मुझे छोड़ के नहीं जाओ, और उस भेड़िए की तरफ आवाज आ रही है कि मुझे जाने दो। भेड़िया नहीं बोल रहा था, ये औरत की आवाज आ रही है भेड़िए के साथ, भेड़िया नहीं बोल रहा, भेड़िया सिर्फ नजर आ रहा है उसको, हाँ भेड़िया सिर्फ उसको नजर आ रहा है, भेड़िए के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, ये भेड़िया के साथ आवाज आ रही है आसपास से गूंजती हुई कि मुझे छोड़ के नहीं जाओ, और फिर आवाज आ रही है कि मुझे जाने दो। उसके बाद फिर वो डर के मारे एकदम से गाड़ी भगाता है और वो वहां पर पहुंच जाता है इवेंट के अंदर। वो जैसे इवेंट में जाता है तो वहां पर अपने रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को, भाइयों को, सबको बताता है यार मेरे साथ ऐसा ऐसा वाकया हुआ है, काफी स्ट्रेंज चीज है। तो सब खैर हैरान होते हैं। अच्छा नेक्स्ट डे क्योंकि दिमाग पर तो एक चीज लगी हुई होती है इंसान की कि यार ऐसा वाकया क्या मामलात है क्या मामलात नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई औरत बेचारी वो भेड़िया उसको मारना चाह रहा हो और मैं उसको बचा नहीं पाया। एक होता है ना बंदे के अंदर एक गिल्ट फैक्टर डेवलप हो जाता है कि यार ऐसा तो नहीं मेरी वजह से कोई बेचारी औरत मर गई, यहाँ पर क्या हुआ। समझ ही नहीं पा रहा होता है कि यार ये वाकई में क्या जिन्नाती वाकया है या मेरे दिमाग का वहम है या वाकई में कोई मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। एग्जैक्टली लेकिन उसके माइंड में शायद ये था कि कोई भेड़िया, क्योंकि भेड़िया तो उसने देखा था तो उसने कहा हो सकता है कि भेड़िया ने किसी औरत के ऊपर अटैक किया, मार दिया, हो सकता है रात को कुछ हो गया हो और मैं शायद बचा नहीं पाया।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो अपने दोस्त के साथ जाता है उसी जगह के ऊपर देखने के लिए। आगे पीछे सब जगह देखता है, उसको कुछ नजर नहीं आता। तो वो काफी इस चीज को लेके जो है वो परेशान होता है कि यार यहाँ पर तो कोई ऐसी, एक होता है ना कि चलो अल्लाह ना करे अगर भेड़िए ने किसी औरत को मार भी दे, उसकी लाश तो हो। आगे पीछे पुलिस स्टेशन में पूछा, उन्होंने कहा कोई ऐसा वाकया रिपोर्ट नहीं हो कि कोई डेड बॉडी लेके आया हो, कुछ हो। तो बहरहाल उसके बाद फिर वो कुछ अरसे के बाद अचानक से उसका शादी करने का दिल चाहता है और वो अपने फैमिली में डिस्कस करता है कि यार मैं शादी करना चाहता हूँ। अब उसकी फैमिली एकदम से हैरान हो जाती कि ये इंसान शादी के नाम से, औरत के नाम से नफरत करता था, भागता था, ये अचानक से शादी के लिए ऐसे पुश कर रहा है। मैं पीछे पड़ा कि यार मेरी शादी करवाओ, किसी एक अच्छी किसी लड़की से मेरी शादी करा दो। तो खैर ये सब चीजें देख के उसके जो भाई होते हैं वो काफी ज्यादा, एक होता है ना, स्ट्रेंज फील करते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन ये अचानक से क्या हुआ कि ये शादी के नाम से इसको नफरत, एक तो होता है ना बंदा सिर्फ मना करता है, वो नफरत के तौर पे मना करता था कि मुझसे शादी की बात नहीं करो। अब शिद्दत से कह रहा है वो कि मेरी शादी कराओ। तो उसके बाद जब वो किसी से, खैर वही किसी इमाम को बुलाते हैं, किसी बुजुर्ग को बुलाते हैं, उनसे ये चीज डिस्कस करते हैं। अरबियों में जो भी उनके होते हैं, एक बड़े होते हैं, मौलवी होते हैं। हाँ, तो जो भी उनके होते हैं उनको वो बुलाते हैं, उनके खानदान के, उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो वो फिर जो है सारी चीजें वो बताते हैं कि असल में तुम्हारे ऊपर एक औरत जो जन्नत थी वो आशिक थी, जिसकी वजह से तुम्हारे दिल के ऊपर उसने काबू किया हुआ था कि तुम शादी से दूर भागते थे और औरत से दूर भागते थे, और तुम्हारे दिल के अंदर एक नफरत थी औरतों को लेके कि तुम किसी और से मोहब्बत नहीं कर पाओ, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करती थी और इसी वजह से तुम्हारी शादी नहीं होने देती थी। तुम जब उस रास्ते से वहां से गुजर रहे थे तो वहां पर जो भेड़िया था ना, उसने उसको पकड़ लिया। क्या कहते हैं अक्सर, एक तो भेड़िए के तो काफी सारे वाकयात हैं, जिक्र हमने सुने, तो भेड़िए ने उसको पकड़ लिया था और वो जो तुम उसकी आवाज सुन रहे थे वो तुम्हें बोल रही थी कि मुझे छोड़ के नहीं जाओ, और उस भेड़िए को बोल रही थी कि मुझे जाने दो। तो वो जो तुम आवाज सुन रहे थे वो उस औरत की आवाज थी, उस जिन की, और वो भेड़िया उसको चीर फाड़ रहा था, उसको मार रहा था। और उसके बाद तुम्हें आवाज आना बंद हो गई होगी। उसने कहा थोड़ी देर के बाद बंद हो गई, तो मैंने गाड़ी चला दी थी। उसने कहा वो मर चुकी थी। उसके बाद फिर आहिस्ता 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 तुम्हारे दिल से वो चीज खत्म होती रही। तो तुम एक माइंड से चीजें सोचना शुरू की तुमने, जब भी तुम्हें रियलाइज हुआ कि नहीं यार मुझे तो शादी करनी चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारे दिल के ऊपर एक तरह से काबू किया हुआ था कि तुम शादी नहीं कर सको और किसी औरत की तरफ जो है वो जा नहीं सको। मैंने कहा उसके लिए तो भेड़िया बड़ा महबूब हो गया होगा। कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें आज स्टोरीज हमने डिस्कस कर ली हैं। आज इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ये हमारा पहला पॉडकास्ट था। इसको इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने, शेयर करें, अपना फीडबैक दें। और अगर तो सबसे पहले हम लोग अहमद स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट आज की। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द स्टोरीज, ओके? तो व्यूअर्स, मेरी पहली स्टोरी आज की यह है, जैसा कि आप समझते हैं और जानते भी हैं इस बात को, कि कराची शुरू से पाकिस्तान का एक हब रहा है, और कराची से हमारे जो कराची है उसमें आसपास के गांव से, लाहौर से, इस्लामाबाद से हमारे भाई जो होते हैं वो रोज़गार के सिलसिले में आते हैं, और बाइज़्ज़त रोज़गार इधर उनको मुहैया होता है, और अल्लाह की ज़ात है रिज़्क़ देने वाली। हम और आप इसमें कोई किरदार अदा नहीं करते। खैर, ये एक कहानी है कि नौजवान की, ऐसे नौजवान की जो रावलपिंडी से आया कराची रोज़गार के सिलसिले में। उसका नाम था सुहेल। वो भी मुश्किल से 16-17 साल का एक नौजवान था। उसको कुछ इतना अंदाज़ा नहीं था कि कराची के लोग कैसे होंगे, कराची कैसा होगा। तारीख थी ये 1990 और महीना वगैरह कोई उस स्टोरी में मेंशन नहीं किया गया जहाँ मैंने ये पढ़ी थी। खैर, वो ये बताता है कि जब मैं कराची आया तो सबसे पहले तो रिहाइश का मुझे बहुत मसला था कि मैं रहूँगा किधर, और दूसरी बात ये थी कि कमाऊँगा क्या, खाऊँगा क्या। कह रहे खैर अल्लाह ने बड़ा साथ दिया, रिहाइश भी मिल गई एक जगह, और कमाई के लिए जब रिहाइश मिली मुझे तो मैं फिर उधर अपना सामान वामान रख के रोज़ाना इधर उधर ऑफिसों में, फैक्ट्रियों में जाता था। तो इन शॉर्ट ये हुआ कि उसको किलर की नौकरी भी एक जगह मिल गई। सब सेट जा रहा था, सब जा रहा था। अच्छा, अब जहाँ उसे रिहाइश मिली, क्लर्क की, राइट? या क्लर्क की, तो क्लर्क की जब उसको नौकरी मिल गई तो सब सेट जा रहा था। हाँ, जहाँ उसको रिहाइश मिली उससे
अजीब सी चीज ये लगी कि जो सहन था उनके घर में, उधर बिल्लियां बैठी रहती थी 6-7, स्पेशली मगरिब के बाद वो बहुत आती थी। और उसमें से एक काले कलर की बिल्ली थी जो सुहेल कहता था, मुझे ऐसे घूरती रहती थी कि कुछ समझ में ही नहीं आता था। कभी मोहब्बत से घूरती थी और कभी जब मैं नापाक हालत में होता था या पसीने की हालत में होता था तो ऐसा घूरती थी कि मुझे वो खा जाएगी। कह रहे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं कहता था चलो जानवर है यार, लेट इट गो। खैर कह रहे ऐसी वक्त गुजरता रहा। सामने था कब्रिस्तान घर के, कराची के इलाके का। उसने जिक्र नहीं किया कि लोग कहीं जाए आए जाए ना, तो कुछ प्राइवेट भी होता है। कह लगा खैर मैं इलाके का जिक्र नहीं करना चाहता। कह रहे सामने कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान के उस तरफ था पार्क। ये था कह रहे जो इस इलाके में मैं कराची के अपने इब्तदाई दिन मैंने गुजारे। कह रहे 2 ओल्ड एज, एक उनके हस्बैंड वाइफ रहते थे, फिर वही घर में रहते थे। तो कह रहे वो एक ही बात से मुझ पर बस रोब झाड़ते थे या तंग करते थे कि बेटा जल्दी आ जाया करो, रात को कोई डाकू वाकू आ गया तो मसला हो जाएगा तुम्हारे पीछे। और मुझे खाना भी देते थे, मैं किराया कभी ना भी दूं तो कहते थे कोई मसला नहीं है। हालांकि हर दौर महंगा रहा है, हर दौर में बंदे को पैसे की जरूरत होती है। कह रहे बाज ऐसा होता था मैं 2 महीने तक किराया नहीं देता था, वो 2 महीने तक मुझे कुछ नहीं कहते थे। एक रात कह रहे हमारे मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिससे मुझे ये फील होना शुरू हो गया कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। कह रहे एक रात जब मैं अपने कमरे से नीचे गया सहन में तो उधर एक दावत का एहतमाम हुआ तो मैंने ये सोचा कि या अल्लाह, ना कोई बर्तन खिसकाने की आवाज आई ना कोई शोर की आवाज आई, इतनी बड़ी दावत हो रही है और अहले मोहल्ला में से भी कोई नहीं है, ये लोग कौन आए हुए? तो मैंने उन अंकल आंटी से जब पूछा तो उन्होंने बोला ये हमारे दोस्त अहबाब हैं, तुम आओ खाओ पियो कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, ये सुहेल है, कहने को किराएदार है लेकिन मेरे बच्चों जैसा है। उसने खाना पीना क्या ऊपर चला गया सोने। कह रहे सारी रात वो खाना खा के मुझे नींद नहीं आई। मैं यही सोचता रहा कि हमारे घर में जब एक छोटा सा भी फंक्शन होता है कि 2-4 दोस्त आते हैं तो आवाज आती है, कोई एहतमाम होता है। कह रहे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, फिर पता ही नहीं क्या बात हुई। खैर कहने का दिन बीतते गए, साल बीतते गए और कह रहे मैं हो गया तेरे से मैं 22 साल का। ठीक है, अब अपनी वालदा को मैं गाँव पैसे भी भेजता था। वालदा कहती थी मुझे कराची बुला लो, कहता था मेरे पास तो खुद एक कमरा है, मैं आपको कहाँ से बुला लूं। फिर एक मोड़ उसकी जिंदगी में ये आया कि उसकी जिंदगी में एक लड़की आई। अच्छा, जैसे वो पहले जिक्र कर चुका था कि मेरे घर के सामने कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान के सामने पार्क था। करे जैसे ही मैं अपने ऑफिस से बाहर निकलता था उस पार्क की तरफ घर आने के लिए तो उस पार्क में वो लड़की मौजूद होती थी। पहले तो हम दोनों ने एक दूसरे को देखते रहे, फिर बाद भी वो कब वो बातें मोहब्बत में बदल गई पता नहीं चला। 22 साल का नौजवान था, वो भी अकेला। खैर फिर कहने लगा कि मैं उस लड़की से कहता था भाई कहीं और मिल लो, मुझे कब्रिस्तान से होते हुए घर जाना पड़ता है। और जैसे ही वो हमारे अंकल ने किराएदार ने मुझसे कहा हुआ है कि इट्स गेटिंग टू लेट, बहुत देर हो जाती है, तुम जल्दी आया करो। कह रहे वो समझती नहीं थी, नहीं मुझे तो इसी जगह मिलना है, मेरी अकेडमी करीब में। वो वाकई में उधर एक अकेडमी थी भी, वो मैं जान नहीं पाया इन सब चीज़ों को। जैसी आगे बात बढ़ी उसने कहा मुझसे शादी कर लो, लेकिन शादी से पहले मैं तुम्हें कोई ज़रूर बताऊंगी। जब भी वो कहती थी मैं ज़रूर बताऊंगी, या तो टाइम ऊपर हो जाता था या मुझे घर जाने की जल्दी होती थी, क्योंकि अंकल और आंटी का सिर्फ एक ही प्रेशर होता था कि बेटा घर जल्दी आया करो। खैर एक दिन उसने मुझे ये बता ही दिया, टाइम हो चुका था रात के 8 बजे, कि तुम्हारे सहन में जो दरख्त है, वो जो काली बिल्ली तुम्हें घूरती है, वो मैं ही हूँ। ठीक है, कह रहे ये देख के तुम सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कोई मुझसे मजाक कैसे कर सकता है। उसी को पता होगा ना कि काली बिल्ली मुझे घूरती है, मैंने तो कभी किसी को बताया ही नहीं, और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। काली बिल्ली वही हो जो मैं तुम्हें घूरती हूँ। हम दरअसल एक जिन्नात के कबीले से ताल्लुक रखते हैं और हम जो हैं वो उस पेड़ पे सदियों से रह रहे हैं जो पेड़ तुम्हारे सहन में मौजूद है। ये सुन के कह रहे हैं मेरे पैरों तले से एकदम जमीन निकल गई। बस जैसी तैसी मैं उधर से भागा हूँ और कब्रिस्तान में आया हूँ। तो कब्रिस्तान से कब्र से टकरा के मैं नीचे गिरा कुतबे से, तो उस कब्र पे उन्हीं अंकल और आंटी का नाम लिखा हुआ था जिनके घर में मैं कम से कम 5 साल से रह रहा था। ठीक है, फिर वो कहने लगा, मैंने करीबी गोरकन से पूछा ये क्या है, तो कहने लगा इनके इंतकाल को 7 साल हो चुके हैं। आधी रात को डाकुओं ने घर में घुस के इनका वीकेंड से इनको कत्ल कर दिया था। तो जब उसने ये सुना, कह रहा मैं एकदम पसीने पसीने हो गया। मैंने कहा या अल्लाह, मैं इतने अरसे से 5 साल से रूहों और जिन्नात के बीच में रह रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है और मैं जिंदा कैसे हूँ। कह रहा मैं घर पहुंचा, मैंने अपना सामान बिल्कुल जो आया मेरे हाथ मैंने लिया, उतनी देर में वो अंकल आंटी भी आ गए, मुझे कहने लगे खुदा के वास्ते नहीं जाओ, हमने तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने कहा अब आप हम में नहीं रहे हैं, आप क्या। कह रहे मेरे पास लव नहीं थे, मैं भाग के जल्दी से बाहर निकला हूँ बेशक। कह रहे मैं ऐसा हो गया था कि मैं 103 बुखार में 3 दिन पड़ा रहा।
कह रहे फिर मुझे होश आया तो मैंने अपने लिए दूसरा मकान करने की कोशिश करी, मैं गाँव भी गया, वालदा को सब बताया। कह रहे आज जब भी मैं उस इलाके में जाता हूँ तो वो आंटी खिड़की में खड़ी हुई होती हैं। काफ़ी एक स्ट्रेंज और वाकई में एक डिफरेंट किस्म का वाकया है ये। आपने वैसे कहाँ, किस जगह पर आपने पढ़ा था? अली भाई बेसिकली एक मैगजीन था ये वाकया, उसमें आया था। अच्छा, वो जैसे एक अखबार के अंदर आता था, नाकाबिले फरामोश वाकया, एक अखबार न्यूज़पेपर के अंदर आता था, उर्दू के अंदर पूरी वो स्टोरी होती थी नाकाबिले फरामोश वाकया, जिसके अंदर लोग अपनी अपनी स्टोरीज शेयर करते थे। ये वाकई में ये काफ़ी एक डिफरेंट किस्म का वाकया है। मैंने काफ़ी सारे वाकये सुने, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम लोग ट्विटर के ऊपर भी चाहे काफ़ी सारे लोग हमें स्पेस के अंदर ज्वाइन करते हैं और उसका नाम ही होता है हॉरर स्टोरीज या जिन स्टोरीज, और काफ़ी सारे लोग अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, अपने रिलेटिव्स की, जानने वालों की स्टोरीज शेयर करते हैं। तो ये वाकई में काफ़ी, क्योंकि कुछ स्टोरीज, अच्छा कुछ वाकयात बोर भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा ही है? बहुत लोग कहते हैं इसमें तो कोई खास हुआ ही नहीं, कोई जिन चुड़ैल आ गए, लेकिन बेशक अल्लाह की हर मखलूक है। और अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी डिपेंड करती है अहमद, वो है किस्सा या कहानी सुनाने वाले का तरीका, उसकी आवाज, उसका तरीका, ये बड़ा मैटर करता है। और वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं तो जानता हूँ आपके किस तरीके से आप किस्से और स्टोरीज आप सुनाते हो, और वो चीज जो है ना, वो चीज और ज्यादा ऑडियंस को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है, ऐसा ही है? अच्छा ठीक है, ये हमारा पहला वाकया हो गया। अब सेकंड वाकया किसका है? सेकेंड वाकया अली भाई एक इंटर पास तालिब इल्म का है, ठीक है। वो बेसिकली एक वेल रिच फैमिली से बिलोंग करता था, तो अक्सर वो पड़ोस में उसके खाला खालू रहते थे। खाला खालू कह रहे हैं हमसे भी ज़्यादा अमीर थे, हमसे भी ज़्यादा कहीं अच्छे थे, लेकिन अल्लाह ने उनको औलाद से नहीं नवाजा था, तो वो हमें ही अपनी औलाद समझते थे। हम भी शायद माँ बाप से कहीं बढ़ के उनसे प्यार करते थे, क्योंकि हमारे माँ बाप का यही हुक्म था कि उनको ज़्यादा इज्जत दो। खैर, क्या लगा एक रात जब मैं इंटर की अपनी प्रिपरेशन कर रहा था एग्ज़ाम की, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर था, और केमिस्ट्री तो आप सब जानते हैं एक बहुत ज़लज़लेदार सब्जेक्ट रहा है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। खैर, क्या लगा मैं केमिस्ट्री पढ़ के अपना सारी प्रिपरेशन करके सो गया रात को, नमाज वगैरह पढ़ के, क्योंकि एग्ज़ाम के दिनों में सभी मुसलमान हुए हुए हैं। खैर, क्या लगा जैसे ही मैं जब सोया तो गधे घोड़े बेच के सब सो गया, बल्कि अब तो बकरीद का सीज़न है तो ऐसा सारे जानवर बेच के सो गया। कहने लगा आधी रात को फ़ोन आया कि जल्दी आ जाओ, हम सब हैदराबाद गए हुए शादी पे, तुम सो रहे थे तो तुम्हें उठाना नहीं वो किया, क्योंकि 2 घंटे का तो रास्ता था, 5 घंटे की शादी थी, तुम्हारे उठने से पहले हम आ जाते, हमारा एक्सीडेंट हो गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैसे वैसे है नहीं तो तुम्हें बुला रहे कि आ जाओ घर से पैसे लेके उधर पे कर दो। मैं समझ गया कि नहीं, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, और पप्पू के पास क्रेडिट कार्ड होता है, जैसे मैं मेंशन कर सका हूँ, वी आर रिच, वो अमीर थे। पर वो समझ गए कि कुछ तो बात है, रात के 2 बज चुके थे, और ये कोई ज़्यादा पुराना वाकया नहीं है, 2015 का वाकया है। कहने लगा ठीक है, मैं जैसे ही उठा चेंज किया और गाड़ी में जाके बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट करी तो गाड़ी पहले स्टार्ट नहीं हुई, गाड़ी स्टार्ट नहीं, रात थी और कह रहे सर्दियों का मौसम था, मैंने कोई बैटरी वगैरह देखी, सब सही था, दोबारा स्टार्ट करी, हो गई। कह रहे तो जैसे ही मैंने रास्ता शुरू किया तो कराची तो आपको पता है कि आधी रात को भी जाग रहा होता है। कह रहे कराची में तो ऐसा कोई मसला मुझे पेश नहीं आया, मैं 3 बजे तक आराम से निकल गया कराची से बाहर। जैसे ही मैं कराची से बाहर निकला, हाईवे पे पहुंचा, तो मेरे दिमाग में बात आने लगी, यार लोग डराते हैं कि इस वक्त अकेले सफ़र नहीं किया करो और बड़ा मसला हो जाता है, रात आधी रात को, वो भी सर्दियों में। कह रहे हाईवे पे ना होने के बराबर रश था, और जैसी हमारी सिंध सरकार है, शहरों में अच्छा निज़ाम नहीं हो तो फिर भी हाईवे। खैर, कह लगा टूटा फूटा रोड, बिल्कुल कहीं सिंगल रोड, गाड़ियाँ आ रही हैं गाड़ियाँ जा रही हैं, बहुत एक दहशतनाक माहौल था। कह रहे मुझे ज़िंदगी में कभी इतना डर नहीं लगा जितना उस रात को लग रहा था, और मेरी टांगे कपकपा रही थी, टांगे कांप रही थी, मेरी कांपे टांग रही थी। फिर कैसी, कह रहे मैं जाता रहा, एक पोल के नीचे एक इंसान खड़ा हुआ नजर आया। पहले तो मैंने अपना वहम जाना, क्योंकि सर्दियां थी और धुंध भी काफी थी। कह रहे मैं नहीं, कह रहे फिर थोड़ा आगे क्या, ये वहम नहीं है। कह रहे मैंने गाड़ी रोकी, उधर तो कोई इंसान, क्या कह रहे चिड़िया का बच्चा भी नहीं था। कह रहा ये क्या था? कह रहे शायद मेरा वहम होगा। मेरे दिमाग में वही आने लगा कि यार लोग कहते थे कि रात को साए आ जाते हैं, गैबी मखलूकात होती हैं। कह रहे करके कह रहे मैं कैरी ऑन हो गया। खैर, जैसे ही मैं आगे गया, पीछे से मुझे अपने मिरर में देखा कि कोई ऐसी चीज बैठी हुई है, बाल डाले हुए माथे पे, और उसकी आंखें एकदम लाल, वो आवाजें निकाल ली है।
कह रहा एकदम से मैंने ब्रेक लगाया, पीछे देखा तो वो चीज़ एकदम से गायब हो गई। कह रहा अब मुझे लग गया ये मेरा वहम नहीं है, ये कोई वाकई में मखलूक मेरे पीछे पड़ चुकी है। कह रहा फिर मैं थोड़ी देर और आगे गया, वो मेरे आगे बराबर वाली सीट पे बैठ गई। कह रहे अब तो अच्छा खास इंसान का दम निकल जाता है, क्या फेस टू फेस अब कैसे वहम हो सकता है, अब तो वहम की कोई गुंजाइश ही नहीं बाकी रहती। कह रहा जैसे ही उसने मुझे देखा वो ऐसी खौफनाक शक्ल थी, कह रहा अल्लाह माफ़ करे तो मेरे शुक्र है, कह रहा मैं नमाजी लड़का हूँ, मेरे जुबान पर आयतल कुर्सी और कुरानी आयात आ गई कि वो मुझे वाकई में अगर कोई कमज़ोर ईमान का लड़का होता तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाता या गाड़ी कहीं ठोक देता जगह पे या गाड़ी उलट देता, एक्सीडेंट हो सकता था। कह रहा जैसे ही मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और सामने देखा वो फिर गायब हो गई। कह रहा फिर मैंने फुल स्पीड पे गाड़ी चलाना शुरू करी तो वो पीछे ऐसा लगा कि गाड़ी आगे नहीं जा रही है, गाड़ी रुक रुक के चल रही है। तो मैंने पीछे क्या देखा कि उसकी टांगे इतनी वसी थी, इतनी लंबी थी कि वो अपनी टांगे जो थी वो रोड पे लगा रही थी मखलूक, जिसकी वजह से गाड़ी जो है आगे नहीं भाग रही थी। जैसी मैं जोर से आयतल कुर्सी की तिलावत करता वो गायब हो जाती। खैर वफ़े वफ़े से जब तक हैदराबाद नहीं आया उसकी और मेरी ये सिलसिला जारी रहा और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने असाब पे कंट्रोल किया। और इस वाक़े से मुझे ये सबक मिल गया कि हाँ गैबी मखलूकों का दुनिया में वजूद है। खैर अरे जैसी मैं अपने हैदराबाद की हदूद में पहुंचा, मैंने फ़ोन किया वालिद साहब को, अस्पताल का पता मालूम किया। अस्पताल के करीब जैसे ही पहुंचा तो एक पार्किंग में मुझे खालू मिले। खालू ने कहा तुमसे मिले बगैर मेरा जाने का दिल नहीं चाह रहा था। वो उसने कहा कहाँ जाने का, खैर छोड़ो गाड़ी में बैठो गाड़ी लगाओ। कह रहा गाड़ी लगाने में मुझे 10 मिनट लग गए। मैं ऊपर आया तो देखा पीछे से खालू गायब हो गए। मैंने वालिद से पूछा भाई कहाँ आना है क्या है, तो कह रहा है खालू वालिद ने मुझे जहाँ बुलाया वो था जहाँ अस्पताल में लाशें रखी जाती हैं। और जैसे ही मैंने उस लाश पे से कब उठा के देखा कफन तो वो मेरे खालू की लाश थी, जिनको मैंने पार्किंग में 5 मिनट पहले देखा था। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि बेटा मेरा तुमसे मिलने के बगैर जाने का दिल नहीं चला। तो मैंने कहा या अल्लाह इनसे मेरी इतनी मोहब्बत थी कि वाकई में क्या ये मुझसे बगैर मिले नहीं जाना चाह रहे थे, क्या कोई किसी से इतनी भी मोहब्बत कर सकता है। तो यार आज जब भी मैं ये दोनों वाक़या सोचता हूँ जो मेरे साथ एक ही दिन हुआ है, मेरा वाकई में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं फिर भी पहले वाले वाक़े पे तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शायद अल्लाह ने कोई बेहतरी करी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रात को अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। और दूसरे वाक़े में वो कहता है शायद मैं सोचता हूँ पहले वाले वाक़े मेरे जहन में चल रहा हो तो मेरे साथ ये हो गया। आज तक मैं कंफ्यूजन की हालत में हूँ। ज़बरदस्त यार, इंटरेस्टिंग। अच्छा, इससे मुझे रात को सफ़र करने से एक और वाक़या याद आता है जो कि मैंने भी कहीं सुना था। वो ये था कि सऊदी अरब का ही वाक़या है और उसमें ये था कि एक बंदा गाड़ी के अंदर, वहाँ पे आप तो जानते हो कि हाईवेज जो हैं वो सारे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि एक तो वीरान और साथ से इधर उधर सारे जो है वो रेगिस्तान होता है, उसके बीच से रोड जा रहा है। तो मुझे शहर का नाम नहीं पता, वो जस्ट मैंने यही सुना था। वो एक शहर से दूसरे शहर रात को लेट नाइट अकेले ट्रैवल कर रहा था अपनी गाड़ी के अंदर बंदा, और पाकिस्तानी बंदा था या शायद सऊदी था, आई डोंट नो। तो बहरहाल वो बंदा ट्रैवल कर रहा और उसने देखा कि पीछे जो है ना वो एक मतलब साइड उसमें बैक मिरर के अंदर उसने देखा कि पीछे एक घोड़ा भागता हुआ आ रहा है। तो वो ये चीज़ देख के उसको बड़ा स्ट्रेंज लगा कि मतलब रेगिस्तान में रात के इस टाइम पर घोड़ा कैसे भाग रहा है। घोड़ा तो ऑब्वियसली जानवर तो रात को अक्सर थक के बैठ जाता है, सो जाता है। तो अब उसने देखा, उसने कहा स्ट्रेंज, उसने खैर आगे पीछे कर दी बात, गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा घोड़ा दोबारा से उसको बैक मिरर के अंदर नजर आया। इस टाइम पर उसने देखा कि घोड़ा थोड़ा सा तेज भागता हुआ उसकी गाड़ी की तरफ आ रहा है। अब उसको थोड़ा सा जो है वो चीज स्ट्रेंज लगी कि यार घोड़ा इतना तेज भाग रहा है कि मेरी गाड़ी का पीछा कर रहा है प्रॉपर। गाड़ी का पीछा नहीं, यानी कि कहते हैं ना घोड़ा तेज भागता है, लेकिन इतना तेज भाग रहा है कि गाड़ी के करीब आ रहा है। एग्जैक्टली। तो अब वो जो है उसने देखा कि इतना अच्छा, उसके बाद फिर घोड़ा इतना तेज भागता हुआ आया कि बिल्कुल उसकी गाड़ी के मतलब बैक मिरर में वो देख रहा और आते के साथ ही एकदम से गायब हो गया। उसने गाड़ी एकदम से वही बात है, डर के या परेशान होकर उसने गाड़ी एकदम से साइड पर लगाई तो उसने देखा थोड़ा सा आगे जो है वो एक टक शॉप टाइप की नहीं होती वो बनी हुई थी। तो खैर उसने कहा कि यार स्ट्रेंज बात है कि रोड के इस टाइम पर यहाँ पर टक शॉप भी है, तो चलो अच्छा मैं पानी वानी कुछ ले लेता हूँ। वो परेशान हो गया था बेचारा ही घोड़े वाला सीन देख के। उसके बाद वो गया वहां पर, तो शॉप में कोई भी नहीं था। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि जो शॉपकीपर आता है, ठीक है,
उसने चेहरे के ऊपर अपने कोई कपड़ा वगैरह डाला हुआ होता है, तो वो उससे पानी की बोतल लेता है, वॉटेवर जो भी चीज़ लेता है, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं आई डोंट नो सही से सुना पा रहा हूँ नहीं सुना पा रहा हूँ, जिसका भी ये वाक़या है वो आई डोंट नो ये नहीं समझे कि मैंने उसके साथ उसके किस्से के साथ ज्यादती कर दी है लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैं उस हिसाब से सुना रहा हूँ। तो उसके बाद वो जब अपने फेस से जो है वो टॉवल हटाता है तो वो सेम घोड़े वाला फेस होता है जो उसको फॉलो कर रहा था। ये देखते के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। अच्छा, जब वो बेहोश हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उसके बाद फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता। नेक्स्ट डे उसकी आंख खुलती है हॉस्पिटल के अंदर और आसपास जो है उसके पुलिस वाले होते हैं सारे। तो जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो सही होता है, फ्रेश होता है, क्योंकि उसको कुछ हुआ नहीं होता, वो बेसिकली जस्ट बेहोश हो जाता है। वो जब उठता है तो वो पुलिस वाले से पूछता है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आया। तो उन्होंने कहा कि तुम बीच रोड पे गाड़ी खड़ी करके क्या कर रहे थे, ऐसा कि तुम बाहर निकल के तुम गाड़ी से बेहोश हो गए, तुम्हारा सब कुछ चेकअप वगैरह किया, तुम तो ठीक हो, तो तुम्हें मतलब कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है कि तुम्हें कोई बीमारी हो, कुछ हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। तो उसने कहा कि मैं वहां पर टक शॉप के ऊपर रुका था। तो उन्होंने कहा वहां तो दूर दूर तक जो है वो टक शॉप तो कोई होती नहीं है, हाईवे के ऊपर कहाँ से कोई टक शॉप होगी, वो भी मेन रोड के ऊपर। उन्होंने कहा वहां तो कोई शॉप नहीं थी। अब उसने सोचा होगा ये कि यार मैं अगर इनको बोलूंगा कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है तो ये ना समझेंगे ये ड्रिंक विंक करके पागल है या ड्रिंक विंक करके गाड़ी वाड़ी चला रहा था। उसने खैर अपना मुंह बंद रखा, बात को रफा दफा किया और वो वहां से निकला। तो ये मुझे एक किस्सा मुझे याद आया। अब इसकी ये किस्सा प्रॉपर तरीके से 100% मैं शायद नहीं सुना पाया क्योंकि कुछ इसके अंदर शायद चीज आगे पीछे होंगी, लेकिन तकरीबन 70-80% किस्सा यही था जो कि मुझे अभी याद आया। यही आपकी रात को ट्रैवलिंग करने वाली बात से मुझे याद आया। अच्छा, नाउ नेक्स्ट टू स्टोरी नंबर 3। अच्छा, जैसे अली भाई ने जिक्र किया कि सऊदी अरेबिया, अच्छा बहुत से लोगों के दिमाग में ये होता है कि यार सऊदी अरब तो बहुत पाक जगह है, उधर भूत और जिन्नात का कोई तस्वर नहीं होगा। सऊदी अरब बहुत से लोग समझते हैं कि दुनिया से हटके, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जिन्नात का तस्वर हर जगह। ये वाकया भी एक सऊदी अरब में रहने वाले एक वेल रिच पाकिस्तानी का है। उसका अराउंड द वर्ल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार था, पैसे की रेल पेल थी। अक्सर वो ट्रैवल करता रहता था, कभी लंदन जा रहा है, कभी यूके, कभी एनीवेयर एल्स। खैर वो बताने लगा कि एक रात ऐसा हुआ, मैं रियाज में रहता था, तो हम यार दोस्त यूके जा रहे थे, हमारा उधर मीटिंग वगैरह थी। तो कह रहे जैसे ही हम फ्लाइट के लिए निकले वैसे ही 1 घंटा देर हो गई थी पैकिंग वगैरह पे। कोई दोस्त कोई चीज़ें भी लेकर आ रहा होता है, ये दे देना यूके में मेरे रिलेटिव्स को, या वो दे देना। खैर हमने जैसी पैकिंग करी, हमने एयरपोर्ट के लिए निकलना था और बेसिकली हमारी फ़्लाइट जो थी ना वो रियाद से नहीं थी, वो दमाम से थी। ठीक है, खैर अब दमाम और रियाद में तो बहुत फ़र्क है, अराउंड 3 to 4 आवर्स का। कहने लगा खैर जैसे ही हम बैठे गाड़ी में और निकलने लगे, एक दोस्त को कहने लगा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। 4 दोस्त थे, कह रहे क्या अच्छा नहीं लग रहा, क्या कहना है चारों। कह रहे यार कुछ होगा। बहुत से लोगों को अल्लाह ने 6 सेंस दी हुई होती है कि उनको पता चल रहा होता है कि क्या होने वाला है, एक तुक्का ही होता है। ये इस पर एक मूवी भी है ना, ये मेरे ख्याल से फाइनल डेस्टिनेशन, पूरी एक मूवी है इस चीज के ऊपर पूरी। अच्छा अली भाई और जितने भी हमें सामीन सुन रहे हैं, बहुत से लोग 6 सेंस को भी पागल समझते हैं। तुम्हें कैसे पता चल गया, तुम कोई पीर हो या मुर्शिद हो, अल्लाह माफ करे, तुम हो क्या, फरिश्ते हो क्या। खैर ऐसी बात नहीं, जो अल्लाह देना चाहे। एक मेरा दोस्त था बल्कि कि उसको इतनी उसकी अच्छी 6 सेंस थी कि इतना इक्वली बता देता था। जब मैं हमें पूछता था उससे यार तुम्हें कैसे पता, कहता बस पता चल जाता है, दिल में बात आ जाती है, मैं कह देता हूँ। खैर कह लगा वो दोस्त मुझसे यही कहने लगा आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। कह रहा यार तुम गाड़ी में बैठो बिला वजह में बातें कर रहे हो। खैर कह रहे हम चारों दोस्त गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी फोर्ड गाड़ी थी, एक बेहतरीन रोड, बेहतरीन गाड़ी। कह रहे गाड़ी गोली की स्पीड में चलानी शुरू कर दी। रियाज में एक रोड है ओमान रोड। अरे जैसे हम उधर पहुंचे तो रात के 2:30 बज रहे थे और फुटपाथ पे हाईवे पे रात के 2:30 बजे एक औरत खड़ी हुई, हवाया पहनी हुई। अरे पहले तो मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा है ये कैसे आ गई, रात के 2:30 बज रहे हैं और ये सऊदी अरेबिया है, औरत 10 सन्नाटे में क्या कैसे आ गई। कह रहा मैंने पहले सोचा कुछ जिस्म फरोश ऐसा रहता। कह रहा मैंने गाड़ी नहीं रोकी, मैं आगे चला गया। कह रहे फिर दूसरे कॉर्नर पे दूसरे कट पे वो औरत फिर खड़ी हुई है। कह रहे मैंने तो एकदम से ब्रेक लगाया और मेरा जो सर है वो स्टीयरिंग पे जाके लग गया कि ये कैसे वो गाड़ी से पहले इधर कैसे पहुंच गई। दूसरे कट पे कह रहा मैं गाड़ी बाद में आ रही हूँ, गाड़ी गोली की स्पीड पे चल रही है, ये कैसे पहुंच गई पहले। कह रहे फिर मुझे यकीन हुआ कोई गैबी मखलूक है। खैर हम सबने पढ़ना वढ़ना शुरू किया और हम चलने लगे। वो दोस्त कह रहा कहा उसने दोबारा कि देखा मैं कह रहा था कुछ बुरा होने वाला है लेकिन तुम लोग मान नहीं रहे थे। कह रहे तो क्या करते कि उधर करोड़ों की डील छोड़ देते।
खैर कहने लगा, हम पहुंचने लगे, जाने लगे, फिर वो औरत तीसरे कट पे नजर आई और इस बार उसने आके बोनट पे हाथ रख दिया और यकीन ना माने उसका हाथ इतना गर्म था कि गाड़ी में एसी चल रहा था और ऐसा लग रहा था हम तंदूर में बैठे हुए। कह रहे ये क्या हुआ, और जैसे ही हमने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें नहीं थी, वो आग जल रही थी और कुछ बोल नहीं रही। कह रहे उसने हाथ रखा हुआ, कह रहा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। कह हमारा एक दोस्त था बड़ा, जिसने वही हमें बताया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो मौलवी था, उसने बोला आयतल कुर्सी लगाओ, टेप में गाने लगाना छोड़ो, आयतल कुर्सी लगाओ। कह रहे जैसे ही हमने आयतल कुर्सी लगाई उसकी गिरफ्त कम होने लगी और हमने गाड़ी दौड़ाई और गाड़ी ऐसी दौड़ाई कि जब गाड़ी दौड़ाई उसको रेस दी ना तो टायर में से चिंगारियां तक निकली। जब उसने गाड़ी छोड़ी उसकी इतनी ताकत थी कि फोर्ड, एक बड़ी हैवी गाड़ी, उसकी चिंगारी निकली कि अगर छोटी गाड़ी होती शायद उधर ही पंचर हो जाती। जैसे ही हम आगे गए तो जाके थोड़ा आगे गए होंगे, मुश्किल से 50 किलोमीटर, गाड़ी बंद हो गई। खैर फजर की अजानें हो रही थी उस वक्त, तो हमने गाड़ी साइड पे लगाई और आगे एक लैंड क्रूजर में से एक सऊदी मौलवी उतरा, करीबी मस्जिद थी, तो उसने पूछा क्या हुआ है, बड़े परेशान लग रहे हो तुम लोग, इतने पसीने पसीने, क्या एसी खराब हो गया? उसने कहा नहीं। हमने उसको सारा वाकया सुनाया उसका, देखते हुए भाई मौलवी है, तो उसने कहा हाँ ये बात सच है, इधर अक्सर ओमान रोड पे एक औरत देखी जाती है, वो लोगों को ऐसी तंग करती है। खैर उसने हमारा टायर वायर बदला, हमने उधर मस्जिद में अजान नमाज पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। खैर फिर लंदन तो नहीं जा पाए, वापस घर आ गए, फिर लंदन एक हफ्ते बाद गए थे। सही यार, ये भी बड़ा कोई इंटरेस्टिंग और थ्रिलर टाइप का वाकया है। अच्छा एक और मुझे भी याद आता है, ये वाकया इंटरनेट पर काफ़ी फेमस हुआ था, सऊदी अरब का ही वाकया है और इंटरनेट पे काफ़ी फेमस हुआ था ये वाकया। इसमें ये था कि एक 4 भाई थे, बेसिकली 4 भाई में से 3 शादीशुदा थे, एक जो था वो अनमैरिड था। अच्छा 3 जो शादीशुदा थे वो अपनी लाइफ के अंदर खुश थे, सब कुछ थे। ये एक अनमैरिड था और ये शादी के लिए मना करता था कि मुझे शादी नहीं करनी, इसको नफरत थी शादी से। अच्छा अब हर कोई इसको टोकता बोलता, जो नॉर्मल एक हमारी सोसाइटी में होता है कि किसी की शादी कोई अगर नहीं कर रहा होता है तो उसको समझाते हैं कि यार तुम क्यों शादी नहीं कर रहे हो और फलाना ढिमकाना। खानदान वाले भी बोलते हैं इसको, घर वाले भी बोलते हैं, भाई भी समझाते कि देखो यार हम तीनों मैरिड हैं, अल्लाह का शुक्र है, बीवी बच्चे हैं, अपने घर में खुश है, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे। ये इसको चिढ़ आती थी और ये नफरत हो जाती थी शादी के नाम से, और ये बोलता था मुझे कभी जिंदगी में शादी नहीं करनी और ना मुझे कोई औरत जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि मुझसे शादी करूं। अच्छा एक दिन फिर इसके ये किसी शादी में ही किसी दूसरे जगह के ऊपर शहर में ये जा रहा था अकेले, रात को मतलब गाड़ी ड्राइव कर रहा था ये। अच्छा तो ये बताता है कि जब ये रात को अकेले जा रहा था तो अचानक से इसको जो है वो एक औरत की रास्ते में रोने की आवाज आई। जैसे इसको रोने की आवाज आई इसने गाड़ी थोड़ी सी स्लो की, क्योंकि वही आपकी वाली बात कि रात को इस टाइम पर सऊदी अरब जैसी जगह पे एक औरत, पहले तो इतने जंगल टाइप के इलाके में, रेगिस्तान में एक औरत होगी कहाँ से, और अगर होगी भी तो वो रो क्यों रही है। एक होता है ना बंदे को एक परेशानी हो जाती है अंदर से, थोड़ा सा बंदा सोचने लग जाता है, देखने लग जाता है आगे पीछे के क्या मामला है। तो उसको रोने की आवाज है, उसने थोड़ी सी गाड़ी अपनी स्लो की। थोड़ी देर के बाद उसकी गाड़ी थोड़ी सी आगे गई तो उसको एक भेड़िया दिखा, ठीक है। वो देख के बड़ा हैरान हुआ कि भेड़िया यहाँ पर ऐसे। तो उसके बाद फिर वो जैसे ही उसको वो भेड़िया दिखा दोबारा से उस औरत के रोने की उसको आवाज आई, तो वो थोड़ा सा हैरान हुआ। खैर वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी रोक भी नहीं सकता क्योंकि उसको भी डर लग रहा था कि क्या मामलात है क्या मामलात नहीं है। गाड़ी उसने बहुत ज्यादा स्लो की लेकिन रोकी नहीं, गाड़ी वो चला रहा था। थोड़ी देर के बाद उसको दोबारा से वो भेड़िया दिखा और आवाज आने लगी औरत की, मतलब अरबी के अंदर ही होगी, ये तो मैं ऑब्वियसली उर्दू में सुना रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद जो है इसको इंग्लिश में इंग्लिश में ही सुनी थी या उर्दू पे सुनी थी शायद। तो थोड़ी देर के बाद उसको दोबारा से उस औरत की आवाज आती है कि मुझे जाने दो और मुझे छोड़ के नहीं जाओ। और बार बार वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रही, उस भेड़िए के साथ ये आवाज रिपीट हो रही है कि मुझे छोड़ के नहीं जाओ, मुझे छोड़ के नहीं जाओ। और उस भेड़िए की तरफ आवाज आ रही है कि मुझे जाने दो। भेड़िया नहीं बोल रहा था, ये औरत की आवाज आ रही है भेड़िए के साथ, भेड़िया नहीं बोल रहा, भेड़िया सिर्फ नजर आ रहा है उसको। हाँ भेड़िया सिर्फ उसको नजर आ रहा है, भेड़िए के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, ये भेड़िया के साथ आवाज आ रही है आसपास से गूंजती हुई कि मुझे छोड़ के नहीं जाओ, और फिर आवाज आ रही है कि मुझे जाने दो। उसके बाद फिर वो डर के मारे एकदम से गाड़ी भगाता है
और वो वहाँ पर पहुंच जाता है इवेंट के अंदर। वो जैसे इवेंट में जाता है तो वहाँ पर अपने रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को, भाइयों को, सबको बताता है यार मेरे साथ ऐसा ऐसा वाकया हुआ है, काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ है। तो सब खैर हैरान होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट डे क्योंकि दिमाग पर तो एक चीज़ लगी हुई होती है इंसान की कि यार ऐसा वाकया, क्या मामलात है, क्या मामलात नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई औरत बेचारी वो भेड़िया उसको मारना चाह रहा हो और मैं उसको बचा नहीं पाया। एक होता है ना बंदे के अंदर एक गिल्ट फैक्टर डेवलप हो जाता है कि यार ऐसा तो नहीं मेरी वजह से कोई बेचारी औरत मर गई, यहाँ पर क्या हुआ। समझ ही नहीं पा रहा होता है कि यार ये वाकई में क्या जिन्नाती वाकया है या मेरे दिमाग का वहम है या वाकई में कोई मुझे साथ कोई मजाक कर रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन उसके माइंड में शायद ये था कि कोई भेड़िया, क्योंकि भेड़िया तो उसने देखा था, तो उसने कहा हो सकता है कि भेड़िया ने किसी औरत के ऊपर अटैक किया, मार दिया, हो सकता है रात को कुछ हो गया हो और मैं शायद बचा नहीं पाया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो अपने दोस्त के साथ जाता है उसी जगह के ऊपर देखने के लिए। आगे पीछे सब जगह देखता है, उसको कुछ नजर नहीं आता। तो वो काफी इस चीज को लेके जो है वो परेशान होता है कि यार यहाँ पर तो कोई ऐसी, एक होता है ना कि चलो अल्लाह ना करे अगर भेड़िया ने किसी औरत को मार भी दिया उसकी लाश तो हो। आगे पीछे पुलिस स्टेशन में पूछा, उन्होंने कहा कोई ऐसा वाकया रिपोर्ट नहीं हो कि कोई डेड बॉडी लेके आया हो, कुछ हो। तो बहरहाल उसके बाद फिर वो कुछ अरसे के बाद अचानक से उसका शादी करने का दिल चाहता है और वो अपने फैमिली में डिस्कस करते हैं कि यार मैं शादी करना चाहता हूँ। अब उसकी फैमिली एकदम से हैरान हो जाती कि ये इंसान शादी के नाम से, औरत के नाम से नफरत करता था, भागता था, ये अचानक से शादी के लिए ऐसे पुश कर रहा है, मैं पीछे पड़ा कि यार मेरी शादी करवाओ, किसी एक अच्छी किसी लड़की से मेरी शादी करा दो। तो खैर ये सब चीजें देख के उसके जो भाई होते हैं वो काफी ज्यादा, एक होता है ना स्ट्रेंज फील करते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन ये अचानक से क्या हुआ कि ये शादी के नाम से इसको नफरत, एक तो होता है ना बंदा सिर्फ मना करता है, वो नफरत के तौर पे मना करता था कि मुझसे शादी की बात नहीं करो। अब शिद्दत से कह रहा है वो कि मेरी शादी कराओ। तो उसके बाद जब वो किसी से, खैर वही किसी इमाम को बुलाते हैं, किसी बुजुर्ग को बुलाते हैं, उनसे ये चीज डिस्कस करते हैं। अरबियों में जो भी उनके होते हैं, एक बड़े होते हैं, मौलवी होते हैं, हाँ, तो जो भी उनके होते हैं उनको वो बुलाते हैं, उनके खानदान के, उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो वो फिर जो है सारी चीजें वो बताते हैं कि असल में तुम्हारे ऊपर एक औरत जो जिन्नात थी वो आशिक थी, जिसकी वजह से तुम्हारे दिल के ऊपर उसने काबू किया हुआ था कि तुम शादी से दूर भागते थे और औरत से दूर भागते थे, और तुम्हारे दिल के अंदर एक नफरत थी औरतों को लेके कि तुम किसी और से मोहब्बत नहीं कर पाओ, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करती थी और इसी वजह से तुम्हारी शादी नहीं होने देती थी। तुम जब उस रास्ते से वहां से गुजर रहे थे तो वहां पर जो भेड़िया था ना, उसने उसको पकड़ लिया। क्या कहते हैं अक्सर, एक तो भेड़िए के तो काफी सारे वाकयात हैं, जिक्र हमने सुने, तो भेड़िए ने उसको पकड़ लिया था और वो जो तुम उसकी आवाज सुन रहे थे वो तुम्हें बोल रही थी कि मुझे छोड़ के नहीं जाओ, और उस भेड़िए को बोल रही थी कि मुझे जाने दो। तो वो जो तुम आवाज सुन रहे थे वो उस औरत की आवाज थी, उस जिन की, और वो भेड़िया उसको चीर फाड़ रहा था, उसको मार रहा था। और उसके बाद तुम्हें आवाज आना बंद हो गई होगी। उसने कहा थोड़ी देर के बाद बंद हो गई, तो मैंने गाड़ी चला दी थी। उसने कहा वो मर चुकी थी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे दिल से वो चीज खत्म होती रही। तो तुम एक माइंड से चीजें सोचना शुरू की तुमने, जब भी तुम्हें रियलाइज हुआ कि नहीं यार मुझे तो शादी करनी चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारे दिल के ऊपर एक तरह से काबू किया हुआ था कि तुम शादी नहीं कर सको और किसी औरत की तरफ जो है वो जा नहीं सको। मैंने कहा उसके लिए तो भेड़िया बड़ा महबूब हो गया होगा। कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें आज स्टोरीज हमने डिस्कस कर ली हैं।